नहीं इकट्ठा नहीं रखा, वो अलग अलग होता है, लेकिन उन्होंने वैसे उसके साथ ही रख दिया। मेरे पास सिस्टम लॉगिंग के लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बतानी है वो क्या है, वो है लॉगिंग का आर्किटेक्चर क्या है। तो लॉगिंग के आर्किटेक्चर में जो पहली बात है वो ये है कि सिस्टम में लॉगिंग कौन कौन करता है, कौन से 2 टूल्स हैं जो सिस्टम में लॉगिंग करते हैं। मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे फिलहाल नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने नोट पैड पे और मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिनक्स में लॉगिंग करने के लिए हमारे पास जो टूल्स अभी तक चलते रहे हैं उनमें से एक का नाम था syslog, एक का नाम था syslog-ng और rsyslog। ये लिनक्स में मुख्तलिफ लिनक्स में आपको मुख्तलिफ टूल्स मिलेंगे। तो हमारे पास इस वक्त जो टूल अवेलेबल है RHEL 7 में उसका नाम है rsyslog। पहले syslog होता था, RHEL 5 तक syslog चला है, RHEL 5 के बाद syslog की जगह rsyslog आ गया। अच्छा, जब rsyslog को रेडिट ने अपने पास ऐड किया, syslog की जगह पर rsyslog आया, तो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जैसे यूबंटू है, जैसे सूसे है, तो उन्होंने अपने पास rsyslog के बजाय syslog-ng ले लिया, syslog न्यू जनरेशन। syslog पहले सब में आया करता था पुराने वर्जन्स के अंदर, फिर किसी ने आगे syslog-ng ले लिया, किसी ने rsyslog ले लिया। ये तो हो गई एक बात। और उसके बाद एक और दूसरी चीज जो हमारे पास RHEL 7 में मौजूद है और ये भी अब सब डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर मौजूद है, उसका नाम है जर्नल डी। क्या नाम है? जर्नल डी। rsyslog भी लॉगिंग करता है, जर्नल डी भी लॉगिंग करता है, दोनों का काम लॉगिंग करना है। या उसको इस तरह से भी बोलते हैं, चूंकि वो सिस्टम डी आने के बाद आया है इसलिए उसको इस तरह भी बोलते हैं कि भाई सिस्टम डी जर्नल डी, उसको पूरा नाम इस तरह भी देते हैं और आप इसको जर्नल डी भी कह सकते हैं। तो ये RHEL 7 के अंदर 2 लॉगिंग के मैकेनिज्म हैं जो कि आपके सिस्टम में हैं और इन दोनों का काम क्या है? लॉगिंग करना। दोनों अपनी अपनी जगहों पे लॉगिंग करते हैं। कैसी लॉगिंग करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, लेकिन अब मैं एक और तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं और वो है लॉग रोटेट। अच्छा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एक बात मैं यहां पर और ऐड कर रहा हूं कि एक और लॉगिंग का मैकेनिज्म है, हम उसको यूज करते हैं, RHEL के अंदर यूज नहीं करते। एक और है लॉगिंग का मैकेनिज्म जिसका नाम है log4j। आमतौर पे जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर, जावा बेस्ड एप्लीकेशन सर्वर्स के अंदर log4j ये भी एक लॉगिंग का मैकेनिज्म है जो कि इस्तेमाल होता है। ये जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई बात करे लॉगिंग होती है तो आप उसको जवाब दे सकें, हाँ जी इस सिस्टम में लॉगिंग होती है, या तो syslog के जरिए होती है, या syslog न्यू जनरेशन के जरिए होती है, या rsyslog के जरिए होती है, या log4j के जरिए होती है। जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो लॉगिंग करती हैं, उनके बैकएंड के ऊपर जो लॉगिंग का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो log4j होता है। ऑरिकल का ERP है ना, आपने नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका? IBM का भी एक ERP सिस्टम है, क्या नाम है उसका? नहीं पता। और ये वेब लॉजिक है ना, ऑरिकल का वेब लॉजिक एप्लीकेशन सर्वर, जावा बेस्ड है ना। हाँ सही है। तो वो उसके बैकएंड के ऊपर जो लॉगिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो होता है log4j। IBM का वेब स्फीयर, उसके बैकएंड के ऊपर जो लॉगिंग का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो होता है log4j। IBM ने उसको कस्टमाइज किया हुआ। असल बात जो बताने वाली थी ना वो ये थी कि ये भी एक लॉगिंग का मैकेनिज्म है। अगर कहीं आप इसका नाम सुन लें तो ऐसा ना हो कि आप ब्लैंक हो, आप बोले हाँ यार, कभी कभी ऐसा होता है ना, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो मैंने इसलिए आपके सामने ये नाम भी रख दिया। ये वो लॉगिंग के मैकेनिज्म है जो जबरदस्त हैं।
फिर एक और लॉगिंग का मैकेनिज्म आ गया जिसका नाम है सिस्टम डी, जर्नल डी। इन दोनों के अंदर ऊपर वाले मैकेनिज्म में और नीचे वाले मैकेनिज्म में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? वो ये है कि ये जर्नल डी जो है ना, ये होता है टेम्परेरी। अगर आप उसको परमानेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये होता है टेम्परेरी। और जब तक मशीन चल रही है उस वक्त तक जो है वो, और ये जो ऊपर के मैकेनिज्म है जिनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हैं परमानेंट। परमानेंट और टेम्परेरी से क्या मतलब है ये मैं आपको बता दूं कि आर सिस्लॉग अगर लॉगिंग करेगा तो वो अपनी लॉगिंग जो है वो एक फाइल के अंदर लिखेगा परमानेंटली, लेकिन लॉग फॉर ये सिस्टम डी, जर्नल डी, वो अगर लॉगिंग करेगा तो वो टेम्परेरी होगी। आपने मशीन को रिबूट किया तो वो लॉगिंग जो है वो फ्लश हो गई, खत्म हो गई। आप चाहें तो उसको परमानेंट कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में वो टेम्परेरी होती है। एक और बात जो इन दोनों के अंदर डिफरेंट होती है, या जो बताने वाली बात है कि सिस्लॉग में, आर सिस्लॉग में या कोई भी लॉगिंग का मैकेनिज्म है, उसमें से डाटा को ग्रैब करने के लिए, डाटा को अपनी मर्जी का डाटा लॉग में से निकालने के लिए आपको खुद, आपके पास ग्रैब की कमांड की स्किल्स होनी चाहिए। आप खुद उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें, उसका कोड, उसकी कमांड, उसका सिंटैक्स आपको खुद लिखना आना चाहिए। लेकिन जो जर्नल डी है उसने आसानी क्या कर दी? उसने आसानी ये कर दी कि अगर आपको सिंटैक्स लिखना नहीं आता तो उसने, जर्नल डी ने उस सिंटैक्स को उस डाटा को निकालने के लिए, लॉग में से बहुत सारी लॉग्स हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको आसानी कर दी है कि आप उसमें से डाटा निकाल सकते हैं। तो दोनों के अंदर ये एक मेन डिफरेंस है कि अगर आप सिस्लॉग या आर सिस्लॉग से कि जो लॉग्स बनती हैं जो परमानेंट होती हैं, उनमें से अगर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो, अपनी मर्जी का डाटा निकालना हो, ये देखना हो सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो आपको उस डाटा को निकालने के लिए आपके पास भी स्किल्स होनी चाहिए और आप ग्रैब की जो कमांड्स होती हैं, आप ग्रैब की कमांड्स को चलाना जानते हो। कैसे कैसे मैंने ग्रैब करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जर्नल डी यूज कर रहे हैं तो जर्नल डी के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप बगैर जो है वो ग्रैब की कमांड की स्किल्स रखे आप जो है वो डाटा निकाल सकते हैं। वो कैसे आप निकालते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूं। अब आ गई तीसरी बात जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, और वो है लॉग रोटेट। लॉग रोटेट ये लिनक्स में लॉगिंग का, लॉग्स को रोटेट करने का एक मैकेनिज्म है। रोटेट करने का मतलब क्या है? रोटेट करने का मतलब ये है कि आज एक लॉग बनती है जो कि 22 दिसंबर की है। जब आप कल जाएंगे तो कल भी वही लॉग बनेगी। तो आज की लॉग का स्टेटस क्या होगा? आज की लॉग जो है वो कंप्रेस होके वहीं पे डेट के साथ कि ये 22 दिसंबर की है वहीं पे स्टोर हो जाएगी और एक नई लॉग आ जाएगी। तो ऐसे सारे कामों को करने के लिए हमारे पास लॉग रोटेट है कि जिसका काम है लॉगिंग को मेंटेन करना, फाइल्स जो है वो सेम नाम से ना बने, ओवरराइट नहीं हो, ठीक है। इतने साइज की लॉग बन जाए तो उसको रोटेट कर दो, इतने दिन की लॉग बन जाए तो उसको रोटेट कर दो। लॉग्स का रिटेंशन पीरियड सेट करना कि कितने दिन की लॉग मुझे चाहिए, 5 दिन की, 1 दिन की, 10 दिन की, 30 दिन की, 1 साल की, 6 महीने की, वो सारा जो मैनेजमेंट होती है वो सारी के सारा काम जो है वो लॉग रोटेट कर रही होती है। जितनी आपको लॉग चाहिए आप लॉग रोटेट के अंदर डिफाइन करते हैं कि भाई मुझे 30 डेज की चाहिए, मुझे 90 डेज की चाहिए, मुझे 365 डेज की चाहिए। पुरानी लॉग्स को आर्काइव कर देती है और जो रिटेंशन पीरियड होता है उसके हिसाब से डिलीट भी कर देती है। एक और चीज जो इसमें बताने वाली है वो क्या है?
एक और चीज जो मैं अभी आपको दिखाता हूं बुक के अंदर भी, वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी किस चीज का नाम है? प्रायोरिटी किस चीज का नाम है? प्रायोरिटी नाम है कि आप किसी सॉफ्टवेयर की, किसी लॉग्स, किसी तरह किसी एप्लीकेशन की आप चाहते हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मेरे पास लॉग हो, वार्निंग्स मेरे पास लॉग हो, एरर मेरे पास लॉग हो। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो वो फिर प्रायोरिटी में आती है, आप उसको प्रायोरिटी कह सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फैसिलिटी डॉट प्रायोरिटी। फैसिलिटी डॉट प्रायोरिटी। इस फैसिलिटी डॉट प्रायोरिटी क्या है ये? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फैसिलिटी के बारे में कि अगर कोई पूछे फैसिलिटी क्या है, तो फैसिलिटी कहते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सर्विस जो लिनक्स में चल रही है। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि मुझे किस तरह के मैसेजेस चाहिए। क्या मुझे डिबग के मैसेज चाहिए? क्या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए? क्या मुझे सिर्फ वार्निंग चाहिए? क्या मुझे सिर्फ एरर चाहिए? ठीक है, तो ये प्रायोरिटी कहलाती है, फैसिलिटी एंड प्रायोरिटी। ये दो चीजें लॉग्स के अंदर और इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन सी होती हैं मैं उसकी तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे या इस नोट पैड पे लिखा है उसमें अगर कोई चीज आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जब मैं किसी को मेल करूं तो मेल कहाँ गई, कैसे गई, क्या हुआ, रुक गई, चली गई, सेंड हो गई, होल्ड हो गई, क्या हुआ, वो सारी मेल की इंफॉर्मेशन मुझे एक लॉग में मिले। तो मुझे वो फैसिलिटी और प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी। कैसे सेट करते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेल जो है वो फैसिलिटी, मेल की सर्विस जो है वो फैसिलिटी में आएगी और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक फाइल में जा रही है तो वो प्रायोरिटी में आएगी। अगर मैं कहता हूं कि मेल के एरर किसी फाइल में जाएं तो मेल जो है वो सर्विस है या एप्लीकेशन है और एरर जो है वो उसकी प्रायोरिटी है और वो हम किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर भेज सकते हैं। तो ये फैसिलिटी और प्रायोरिटी है। तो सबसे पहली बात हमने ये बताया आपको कि लॉगिंग के कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, लिनक्स में कौन से दो मौजूद हैं, फिर हमने लॉग रोटेट की बात की, फिर हमने एक और बात की कि फैसिलिटी क्या होती है और प्रायोरिटी क्या होती है, और फैसिलिटी और प्रायोरिटी को मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं जा रहा हूँ अपने एक दफ़ा मैनुअल में, उसने मुझे तीसरी एक और बात जो इसमें मुझे बतानी है। जब मैंने आपको ये कहा कि जनाब ये जो syslog लॉगिंग करता है ये कहाँ करता है, तो ये करता है var के अंदर, लॉग के अंदर। ये उसका पाथ है syslog का जहाँ पे वो लॉगिंग करता है। और कौन कौन सी लॉग्स की फाइल होती हैं, अब मैं आपको सारी लॉग की फाइल यहाँ रखी होती हैं var के अंदर, लॉग के अंदर कौन कौन सी होती हैं वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले इस नोट पैड के ऊपर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है या जो आपकी समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ लें, फिर मैं आपको दिखाने के लिए जाता हूँ। इन्होंने सवाल किया है कि जर्नल डी कोई फाइल मेंटेन नहीं करता, यही सवाल है। हाँ, इनका सिंपल सा सवाल ये है कि जर्नल डी क्या कोई फाइल मेंटेन नहीं करता। मतलब जर्नल डी ऐसा नहीं करता कि किसी जगह पे रखे, तो बाय डिफॉल्ट जर्नल डी ऐसा नहीं करता। अगर आप ये चाहते हैं वो टेम्परेरी होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि जर्नल डी परमानेंट करे तो आपको परमानेंट उससे कह के करवाना पड़ेगा, अदरवाइज वो खुद से नहीं करता। डायरेक्टरी बनाना पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि तुमने अब यहाँ पे जर्नल डी तुमने यहाँ पे इसको सेव करना है। जब वो मशीन को रिबूट कर रहा होता है तो फ्लश कर देता है। अब जब वो मशीन को रिबूट कर रहा होगा तो हम जब उसको परमानेंट कर चुके होंगे तो वो फ्लश नहीं करेगा, बल्कि चूंकि हमने उसको कह दिया कि परसिस्टेंट रखना है तो इसलिए फिर वो उसको परसिस्टेंट रखेगा। जब वो सेव मशीन रिबूट हो रही होगी तो अपने जितना कुछ डाटा उसके पास होगा, उसकी मेमोरी में होगा, वो सारा का सारा एक जगह पे डंप करेगा और फिर उसके बाद मशीन रिबूट हो जाएगी। फिर सेम इस तरह से दूसरे दिन भी होगा। अगर हम मशीन को रिबूट करेंगे तो वो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उस दिन की वो सारी डंप करेगा और वो उसके बाद फिर उसकी वो जो टेम्परेरी है फाइल वो डंप करेगा और उसके बाद मशीन रिबूट हो जाएगी। और अगर मैं उसको कहूँगा कि डंप ना करो, परसिस्टेंट ना करो, तो वो परसिस्टेंट नहीं करेगा, बल्कि वो सारी की सारी लॉग्स जो होगी वो अपने पास टेम्परेरी रखेगा। अब उसमें एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि कितने दिन तक रखेगा।
अगर मेरी मशीन 50 दिन तक चलती रहे और 50 डेज के बाद मेरी मशीन रिबूट होती है तो 50 दिन तक रखेगा। जब से मशीन बूट हुई है उस वक्त से लेके करंट जब मशीन का जो भी स्टेटस है उस वक्त तक की सारी लॉग्स वो अपने पास रखेगा। रिबूट होना जो है वो उसके लिए अगर आपने मशीन को रिबूट कर दिया तो वो लॉग जो है वो क्या करेगा, फ्लश कर देगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे सिस्टम में मैं अब अपनी मशीन पे आ गया हूं और अपनी मशीन पे आके मैं आपको स्टेटस दिखा रहा हूं सिस्टम CTL। बल्कि उससे भी पहले मैंने कमांड लिखी है RPM-QA पाइप लगा के ग्रैब syslog। ये मैं चेक करना चाह रहा हूं कि मेरे पास syslog के नाम से कोई क्या सर्विस मौजूद है, क्या syslog है, क्या rsyslog है, क्या syslog ng है या कोई और है, एक बात। और दूसरी बात, मैंने दोबारा इसी कमांड को लिखा है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने लिखा है कि और भी कोई लॉगिंग का सिस्टम है क्या, और भी कोई लॉग के नाम से कोई चीज़ है क्या, और भी कोई ऐसा पैकेज है जिसमें लॉग का नाम आता हो। तो उसने कहा यस, लॉग्स के नाम से आपके पास जो इस वक्त मौजूद हैं उनमें एक rsyslog है जो ऊपर आपको नजर आ चुका है, ठीक है। एक जो है वो आपके पास लॉग रोटेट भी है जिसकी हमने बात की थी, और एक आपके पास MCE जीनोम सिस्टम लॉग भी है, और एक आपके पास MC लॉग भी है। ये वो चार चीजें हैं जो इस लॉग से रिलेटेड हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। rsyslog का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा रेडिट लोगोज है, वो तो लॉग इसमें उसके लिए इसमें आ रहा है। कोई टेलीपैथी के नाम से लॉगर है, वो क्या है मुझे मालूम नहीं है। और एक लॉग रोटेट है, और एक उसके बाद जो है वो जीनोम सिस्टम लॉग है, और एक MCE लॉग के नाम से है। ये वो सॉफ्टवेयर हैं, ये वो पैकेजेस हैं जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं और ये लॉगिंग करते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपको जानना है तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं RPM-QI। ये MCE लॉग्स क्या चीज़ है यार, इसके बारे में बताओ, हमें नहीं पता। rsyslog तो सर ने बता दिया था, लॉग रोटेट भी सर ने बता दिया था, जीनोम सिस्टम लॉग ये लॉग्स को देखने का एक GUI टूल है, इसके बारे में भी सर ने बता दिया था। लेकिन ये MCE लॉग क्या चीज़ है इसके बारे में नहीं बताया। तो अगर मैंने नहीं बताया तो आप RPM-QI करके उसके बारे में भी जान सकते हैं, आपको पता चल जाएगा MCE लॉग क्या है, आपको पता चल जाएगा टेलीपैथी लॉगर क्या चीज़ है, किस चीज़ की एप्लीकेशन है। तो मैंने इस तरह RPM-QI किया, तो आप यहाँ पे देख लें कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। क्या कहा उसने कहा भाई ये एक टूल है, टूल टू ट्रांसलेट x86_64 मशीन चेक एक्सेप्शन डाटा। और फिर वो बता रहे कि ये एक यूटिलिटी है जो कलेक्ट करती है एंड डिकोड करती है मशीन चेक एक्सेप्शन डाटा ऑन x86 32 एंड x86 64 बिट, यानी कि 32 और 64 बिट सिस्टम। और फिर उसके बारे में उसको आप एज अ बैकग्राउंड भी चला सकते हैं, उसको आप क्रॉन से यानी कि जॉब शेड्यूलर से भी चला सकते हैं, वो उसने मुझे मैसेज दिया है। इसी तरह आपको किसी भी और टूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास जो इस वक्त लॉगिंग का सिस्टम मौजूद है वो कौन सा है, वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, और मैंने लिखा है जर्नल। क्या जर्नल के नाम की भी कोई चीज़ मेरे सिस्टम में मौजूद है? तो उसने मुझे कहा कि जनाब जर्नल के नाम से तो आपके सिस्टम में कोई चीज़ नहीं है। तो जर्नल के नाम से तो मेरे सिस्टम में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो सिस्टम डी है, सिस्टम डी के अंदर मेरे पास सिस्टम डी के अंदर ये फैसिलिटी होती है कि उसके अंदर जर्नल डी के नाम से एक सिस्टम होता है, टूल होता है जो सारी लॉगिंग करता है। सिस्टम डी जो है वो लिनक्स में सिस्टम डी ने रिप्लेस किया है किस चीज को? इनिट को। पहले लिनक्स में सबसे पहला प्रोसेस होता था इनिट का, अब वो इनिट का प्रोसेस रिप्लेस हो गया है सिस्टम डी से। पहले लिनक्स में, अब समझिएगा जरा बात, मैं कौन सी बात कर रहा हूं। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपको याद हो
तो मैंने कहा था जनाब के लिनक्स में बूट का जो प्रोसेस था उसकी मैंने एक डायग्राम आपके साथ शेयर की थी और उसमें मैंने बताया था कि जनाब यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्नल लोड होने के बाद पहले एक इनिट का प्रोसेस होता था जिसका काम था सिस्टम को इनिशियलाइज करना। अब ये इनिट के प्रोसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले ली है सिस्टम डी ने। अब जो सारे काम कर रहा है वो इनिट आरडी, ये जो इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट है इसका नाम अभी भी सिस्टम में ऐसे ही है। अरे ले लीजिएगा मुझसे यार, हाँ अगर मेरी तस्वीर के साथ ले रहे हैं तो फिर ले लें। सर ये वाली आ रही है आपकी। तो सही है जी। अब ये जो काम है ना ये सिस्टम डी कर रहा है सिस्टम में। अब वो इनिट का जमाना गुजर गया, तो इनिट सिस्टम डी के अंदर अगर मैं ये देखूं कि सिस्टम डी के अंदर, क्योंकि मैंने आपको जनरल डी दिखाना था ना, सिस्लॉग तो देख लिया हमने, इंस्टॉल हुई है, लेकिन जनरल डी कैसे आएगा, तो मैंने सिस्टम डी का जो मेन पैकेज है उसमें मैं आपको दिखाता हूं। ये जरा देखें कमांड मेरी कैसे देख रहा हूं मैंने कहा जनरल CTL एक कमांड है मेरे पास। हाँ भाई, उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा इस कमांड का फुल पाथ क्या है, उसने कहा ये है। तो मैंने कहा RPM-QF USR के अंदर बिन के अंदर जाओ जनरल CTL। तुम कमांड मेरे सिस्टम में कैसे आई, तो देखो क्या बता रहा है, बोला मैं इसकी वजह से आई। किसकी वजह से आई, इसकी वजह से आई। इसको देखने का एक और तरीका, RPM-QL सिस्टम डी और पाइप लगा के ग्रैब जर्नल डी, पाइप लगा के कमांड जर्नल डी। कुछ है ऐसा, उसने कहा हाँ यार मेरे पास ये सिस्टम डी जर्नल डी की सर्विस भी है, मेरे पास सिस्टम डी जर्नल डी का काम होता है। कुछ है मेरे पास ऐसा जिसमें सिस्टम डी जर्नल डी होती है, ये उसने मुझे बता दी। और ये मेरे सिस्टम में कैसे आई, सिस्टम डी के साथ आई। यानी कि जो इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट है लिनक्स में, जो सिस्टम डी आया है उसके अंदर ये जर्नल डी का भी सिस्टम बूट, जो लॉगिंग का भी सिस्टम है ये भी बूट में आया है। तो मैंने कमांड क्या लिखी थी, सिस्टम डी RPM-QL। QL का मतलब होता है इस सिस्टम डी की तमाम जो फाइलें हैं उनकी लिस्ट दो, और उसमें मैंने ग्रैब करवा लिया जनरल डी। और वैसे मैंने यहाँ पे मालूम किया ये कमांड होती है जनरल CTL, हमने की थी -p एरर के अंदर। तो जब आप विच करेंगे तो आपको उसका भी जो है रिजल्ट मिल जाएगा। खैर, तो पहली बात तो मैंने आपको ये दिखा दी कि हमारे पास लिनक्स के अंदर जो है वो लॉगिंग के लिए हमारे पास सिस्लॉग भी मौजूद है और हमारे पास जो है ये भी मौजूद है। अब मैं जाता हूँ थोड़ा सा सिस्लॉग को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप वार के अंदर जाते हैं और लॉग में जाते हैं, वार के अंदर जाते हैं लॉग में, तो यहाँ पे आपको सारी क्या मिलती हैं, यहाँ पे आपको सारी लॉग्स मिलती हैं। और उन लॉग्स को किस तरह की फाइल में किस तरह की लॉग जा रही है वो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा भी रहूंगा। मेरा सिस्टम बूट किया है, गर्मी लग रही है ना, हाँ बहुत हाँ मेरा सिस्टम मुझे ये कह रहा है, सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पीछे है ना वो लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्डवेयर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, हार्डवेयर। तो जब मुझे लग रहा है कि मेरा कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं कहां जाऊंगा, मेरे पास कौन सी लॉग है, मेरे पास एक लॉग है डी मैसेज। मुझे लग रहा है मेरा हार्डवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हार्डवेयर किसी का प्रॉब्लम कर रहा है तो वो जाके इस डी मैसेज की लॉग को चेक करे, उसको पता चल जाएगा कि उसकी लॉग के अंदर, अब देखें जरा मैं कैसे चेक कर रहा हूं। मैंने कहा grep-i एरर, grep-i एरर, डी मैसेज की लॉग में कोई एरर है। अगर यहाँ पे डी मैसेज की लॉग में कोई एरर आता है, कोई वार्निंग आती है,
तो इसका मतलब ये है कि मेरा कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम कर रहा है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि सब बुक के। बूट की लॉग, यहां पे एक बूट की लॉग आ रही है। बूट की लॉग में क्या होगा भाई? बूट से रिलेटेड जो चीजें होंगी वो बूट की लॉग में आएंगी। मैंने आखिरी मर्तबा एनाकोंडा क्या चीज है? एनाकोंडा है लिनक्स का इंस्टॉलर। लिनक्स के इंस्टॉलर के अंदर अगर कोई एरर आया था, कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई वार्निंग आई थी, तो आप उसकी डायरेक्टरी बनी हुई है यहाँ पे cd एनाकोंडा, आप उसमें ls करके जाएंगे तो उसमें जिस जगह पे प्रॉब्लम आई थी उसकी अलग अलग लॉग्स बनी हुई हैं। ifcfg लॉग, एनाकोंडा लॉग, एनाकोंडा इंस्टॉलर है लिनक्स का, नेटवर्क से रिलेटेड लॉग, ठीक है, पैकेजिंग की लॉग, प्रोग्राम की लॉग, स्टोरेज की लॉग, सिस लॉग, एक्स लॉग यानी कि GUI की लॉग, ये सारी एनाकोंडा के अंदर की लॉग्स हैं और एनाकोंडा इंस्टॉलर है। अगर आपने अपनी मशीन को इंस्टॉल कर लिया और इंस्टॉल होने के बाद आप ये देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? आप गए, आपने कहा लेस करके खोल दो स्टोरेज की लॉग। अब ये स्टोरेज की लॉग आपके पास खुल गई। कौन से पार्टीशन बने, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारी डिटेल आपके सामने जो है वो आपको शो कर रहा होगा। इंस्टॉलेशन होते हुए क्या क्या हुआ, वो सारी डिटेल आपको जो स्टोरेज से रिलेटेड था वो आपके सामने आ जाएगी। अगेन मैंने cd डॉट डॉट किया, बाहर आ गया। ऑडिट, ये लॉग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट की लॉग, मैं गया इसमें cd ऑडिट करके और मैंने ऑडिट के अंदर जाके ls किया, तो ls में मेरे पास एक लॉग आ रही है जिसका नाम है ऑडिट लॉग। अगर मैं cat या लेस करके ऑडिट की लॉग खोलूंगा तो आपके सामने ऑडिट की लॉग खुल जाएगी। लेकिन ऑडिट की लॉग के अंदर जो चीजें आती हैं वो थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि जिनको हमें पढ़ना हमारे लिए जरा मुश्किल होता है। तो वैसे ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑडिट की लॉग में से डाटा को निकालने के लिए हमारे पास AU करके डिफरेंट कमांड्स होती हैं। आप देख रहे होंगे इसमें एक कमांड है AU सर्च, इसमें एक कमांड होगी AU सर्च के साथ AU रिपोर्ट कमांड, देख रहे होंगे ना आप। ये सारी कमांड्स हैं जो कि ऑडिट की लॉग को, स्पेशली ऑडिट की लॉग के अंदर से डाटा निकालने के लिए आपके पास ये कमांड्स होती हैं, ठीक है। तो ऑडिट की लॉग में से डाटा को निकालने के लिए हम ये AU सर्च, AU रिपोर्ट, इस तरह की कमांड्स जो हैं वो यूज करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो वैसे भी डाटा निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने टेल लगाया और लिनक्स में टेल -f या टेल f का मतलब है कि फाइल को फॉलो करना, मतलब लाइव दिखाना। var log ऑडिट डॉट लॉग मैंने ओपन कर ली। अब अगर मैंने इसको ओपन कर ली और मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा कि जो मुझे अलाउ नहीं है, तो ये मुझे क्या करेगा, देखिएगा अभी आप, कंट्रोल F2। मैं अपने कंसोल पे गया, रूट से लॉगिन किया, रेडिट किया, मैंने रूट से लॉगिन किया, रेडिट 123 लिखा और रेडिट 123 लिखने के बाद मैंने एक यूज़र नया ऐड किया, उसका नाम रखा ताहिर और उसका पासवर्ड दे दिया ताहिर का क्या 123। एक यूज़र क्रिएट किया, उस यूज़र को मैंने पासवर्ड सेट कर दिया और उस यूज़र से जाके लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद उसका पासवर्ड गलत डाल रहा हूं, कौन सी लॉग में आएगा, उसका पासवर्ड डाल रहा हूं गलत, Ctrl+Shift+T। एक लॉग में मैंने रखा है, कौन सी वाली लॉग खोली है, टेल F सिक्योर, ये लॉग खोली है टेल F सिक्योर। अब इस लॉग में मैंने टेल F किया तो मतलब लाइव वो मुझे दिखाएगा। एक लाइन लिखी हुई थी, अभी मैंने पासवर्ड डाला नहीं है वहां पे।
दूसरी एक और लाइन थी, एक और फाइल थी जिसका नाम था वारलॉग ऑडिट, उसको भी मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों की स्क्रीन, एक में ऑडिट की लॉग खुली हुई है, एक में वारलॉग सिक्योर खुली हुई है। और फिर मैं चला गया अपनी मशीन पे, अपने टर्मिनल पे, और यहाँ जाके मैंने ताहिर का पासवर्ड डाला है 1 2 3 4, गलत पासवर्ड डाला है। अरे यार, TAHIR ताहिर 1 2 3 4 गलत पासवर्ड डाला है। जब ये पासवर्ड गलत डालूंगा तो किस लॉग में आना चाहिए, ये देखें यहाँ पे आया है, वार लॉग सिक्योर के अंदर आया है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लें, हमने ये टेल अप किया था। तो सिक्योर वो लॉग है जिसमें जितनी भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीजें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। और उसने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भाई पासवर्ड चेक फेल्ड फॉर यूजर ताहिर, पासवर्ड चेक फेल्ड फॉर यूजर ताहिर। तो जब पासवर्ड चेक फेल्ड फॉर यूजर ताहिर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यूजर ताहिर ने जो पासवर्ड डाला है वो सही नहीं है, सिस्टम बता रहा है। फिर मैसेज दे दिया ऑथेंटिकेशन फेलियर, यहां से आया था, सारी डिटेल बता दी। अगर वो रिमोटली आ रहा होगा तो रिमोट होस्ट में उसकी आईपी आ रही होगी, सब बता देगा। बोला कितने फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट करें, कौन से टर्मिनल से किए। अगर यहाँ पे कहीं रिमोटली आ रहा होगा तो आईपी आ रही होगी फॉर ताहिर ऑथेंटिकेशन फेलियर। ये मैसेज आ गया मेरे पास, और जब ये मैसेज आ गया तो मैं समझ गया कि जनाब इशू क्या है। और अगर मैं यही चीज अगर मैं सही पासवर्ड डाल दूं, तो अब आप देखेंगे कि सही पासवर्ड डालने पे TAHIR ताहिर 1 2 3, अभी भी मेरे पास लॉग्स आई हैं। लेकिन वो लॉग कैसी आई हैं? सेशन ओपन फॉर यूजर ताहिर बाय लॉगिन ID UID 0 और वो TTY बाय ताहिर, उसने बता दिया भाई लॉगिन हो गया, सेशन ओपन हो गया। इसका मतलब ये है कि उस यूजर ने लॉगिन करने की कोशिश की, उसने सही पासवर्ड डाल दिया, तो हमने उसको पासवर्ड चेक फेल्ड का लॉग में लिखा ही नहीं। तो हम कौन सी लॉग की बात कर रहे हैं? LS। हम जिस लॉग की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लॉग कौन सी थी? सिक्योर की लॉग थी, सिक्योर की लॉग। स्टार्ट हमने कहां से किया था? हमने बात की थी ऑडिट की लॉग से। क्या ऑडिट की लॉग में कुछ आया है? हाँ, ऑडिट की लॉग में भी कुछ आया है, लेकिन शायद वो इससे रिलेटेड ना हो, और वो अब आए। क्या आए? मुझे तो सूडवर्ड्स के राइट्स ही नहीं है, मुझे तो पावर यूजर के राइट्स ही नहीं है, मुझे तो अपने बॉस की जगह पे यूजर ऐड करने के राइट्स ही नहीं है। लेकिन मैंने कहा ट्राई करता हूं, भाई के नाम पे कुछ मांग के देखता हूं। सुडू कहा भाई यूजर को डिलीट कर दो। क्या नाम है यूजर का? नहीं, चलो यूजर ऐड ही कर दो, एक यूजर ऐड कर दो, उसका नाम है PAPPU पप्पू। इनके कहने पे एक यूजर ऐड करो पप्पू का। उसने कहा भाई पप्पू का यूजर तो ऐड करूंगा, अपना अपना पासवर्ड बताओ। मैंने अपना पासवर्ड बता दिया। मैसेज लिखा हुआ है ताहिर इज नॉट इन द सूडवर्ड्स फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ये उसने मुझे मैसेज दे दिया। लेकिन अब जब मैं अपने वहां जाऊंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑडिट की लॉग में इसके बारे में लाजमी लिखा हुआ आए कि ताहिर कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या यहां पे लिखा हुआ आ रहा है? लिखा हुआ आ रहा है कहीं पे? Ctrl+C, इसको मैंने रोक लिया। मैंने कहा रुक जाओ, ताहिर क्या करने की कोशिश कर रहा था भाई? कह रहा है एक अकाउंट है जिसका नाम है ताहिर, उसने सूडू चलाया इस वाली मशीन पे, इस वाले टर्मिनल पे, और कौन सी कमांड चलाने की कोशिश की। कमांड का कहीं लिखा हुआ आ रहा है? यूजर ऐड करने की कमांड का कहीं लिखा हुआ आ रहा है? लिखा हुआ नहीं आ रहा, नजर नहीं आया? कह रहा है उसकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी ये थी, और ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ कुछ हमें दे रहा है और कुछ हमें शायद समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि जनरल CTL, ये इतनी सारी लॉग्स आ रही हैं, पता नहीं किस किस चीज की आ रही होंगी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं जनरल CTL -P, मुझे -U, मुझे एक यूजर है उसका नाम क्या है? ताहिर नाम था ना? हाँ, मैंने कहा एक यूजर है उसका UID है = 1001। ताहिर है ना वो? यही होगा उसका, उम्मीद यही है। ऊपर कहीं लिखा आ रहा है UID ये रहा 1001। उसके बारे में मुझे बताओ जरा, उसकी कोई लॉग वॉग दो मुझे, उसकी कोई वार्निंग दो मुझे, उसका कोई एरर दो मुझे।
तो मैं इस तरह चेक कर सकता हूं। ये जनरल CTL जो दूसरा हमारा सिस्टम था उसने हमें बताया, उसने कहा भाई UID ऐसे नहीं दिया जाता, आप उसको देख लो कैसे देते हैं UID और फिर दे देना। तो मैंने कहा शायद UID जो है ना मैं दूंगा ऐसे, शायद ये ऐसे लेगा। कह रहे यार इसकी तो तुम्हारे मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, जनरल CTL में ऐसी कोई एंट्री नहीं आई, एरर वाली कोई एंट्री नहीं है, क्या वार्निंग वाली कोई एंट्री है? कह रहे वार्निंग वाली भी कोई एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा क्या सिर्फ इससे रिलेटेड कोई एंट्री है? जनरल CTL कह रहा है भाई मेरे पास कोई एंट्री नहीं है, जो एंट्री ऑडिट की लॉग में आई है वो मेरे पास तो नहीं है। और जनरल CTL में अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा, अभी उसने कहा मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। अभी तो मैं आपको ये बता रहा था कि कौन कौन सी लॉग्स हैं और उसमें क्या आ रहा है। तो उसकी तरफ वापस आ जाते हैं। हमारे पास एक लॉग है, उसका नाम है क्रोनी की जो लॉग है उस लॉग के अंदर सारा NTP की लॉगिंग होती है। एक लॉग है उसका नाम है क्रॉन, जॉब शेड्यूलिंग जितनी भी होती है वो आपकी इस क्रॉन की लॉग के अंदर उसकी डिटेल आती है। अगर कोई शेड्यूल आपने की हुई है, जॉब नहीं चली, तो आपको यहां से पता चलेगा कि लॉग वो जॉब नहीं चली। अगर लिनक्स में प्रिंटिंग का सिस्टम लगा हुआ है तो कब्स के फोल्डर में उसकी लॉग आती है। फायरवॉल डी नीचे लिखा हुआ है, फायरवॉल डी की लॉग फायरवॉल के अंदर आती है। मेल की लॉग मेल के फोल्डर में आती है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, अपने सिस्टम से मैं एक मेल कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, वार लॉग मेल लॉग। ये देखिएगा जरा, कौन सी लॉग मैंने खोली है? वार लॉग मेल लॉग। लॉग कैसी होती है मेल की, ये चेक करते हैं। मैं एक मेल यहां से भेज रहा हूं, मेल -s, सब्जेक्ट क्या है? बैकअप फेल्ड। ये एक मैंने मेल की, किसको की? ताहिर को की। मेल की मैंने बैकअप फेल ताहिर को। जब मैं ताहिर को बैकअप फेल्ड की, सब्जेक्ट में S का मतलब है सब्जेक्ट। जब मैं ताहिर को बैकअप फेल्ड की मेल करूंगा तो वो मेल कहां जाएगी? ये जस्ट मैंने यहां से इंटर किया है। उसने पूछा कि उस मेल में लिखना क्या है, मैंने कहा दिस इज टेस्ट ईमेल और डॉट लगा दिया। ये बॉडी में लिखा है और उसके बाद मैंने इंटर कर दिया। ये एक मेथड था ईमेल करने का ताहिर को। तो ये जनाब मेल चली गई है। ये मेल का क्या स्टेटस है, गई या नहीं गई? ये मुझे कौन सी लॉग में मिलेगा? ये मुझे मिलेगा मेल की लॉग में। और अगर मैं यहां जाके देखूंगा तो आप देखें क्या मेल की लॉग में क्या लिखा हुआ आ रहा है। यहां से लेके यहां तक आपके पास पूरी लॉग आ रही है और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ जो है वो समझ में आएगा। और वो क्या आ रहा है भाई? बोल रहा है इसमें बैक एंड के ऊपर पोस्टफिक्स चल रहा है, जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स में चल रहा होता है, लोकल ईमेलिंग के लिए चल रहा है। उसको जनाब रूट से एक ईमेल आई पोस्टफिक्स के पास, पोस्टफिक्स ने उसको पिक किया सबसे पहली वाली लाइन में, फिर सेकंड वाली लाइन में उसको क्लीन कर दिया। आप ये समझ लें कि इसमें एंटीवायरस लगा हुआ था, एंटी स्पैमिंग लगी हुई थी या जो भी था, तो पोस्टफिक्स ने उन एंटीवायरस और उस एंटी स्पैम से उसको प्रोसेस करके क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद उसने उसको क्या कहा, मैसेज की आईडी एक बनाई कि मैसेज की आईडी है, उसने क्यू मैनेजर में डाल दिया, वो क्यू में चली गई। जब वो क्यू में चली गई, ये उसका आईडी है, रूट से वो आ रही थी, एक्टिव क्यू में है अभी वो। एक्टिव क्यू से फिर वो लोकली जो है ना, एक्टिव क्यू में उसने डिसाइड करना था कि ये मेल लोकल है या ये मेल बाहर जाएगी। अगर बाहर जाएगी तो वो जीमेल और हॉटमेल पे भेजने की कोशिश करेगा, और लोकल है तो उसने उसको लोकल डिलीवर करनी है। तो क्यू एक्टिव में थी, वहां से ये लोकल में आ गई। जब वो लोकल में आ गई तो वो ईमेल फिर ताहिर को जानी थी, तो वो ताहिर के जो है वो मेल बॉक्स के अंदर लिखा हमारा स्टेटस सेंड, वो डिलीवर टू मेल बॉक्स। अब ताहिर का जो मेल बॉक्स था, ये मेल उस मेल बॉक्स में रिमूव चली गई, और जब चली गई तो उसको फिर लाइन से हटा दिया गया। फिर उसका जो क्यू मैनेजर के अंदर उसका जो मैसेज आईडी था उसको रिमूव कर दिया गया। क्योंकि आपने उसको भेज दिया तो इसलिए वो आपके पास से रिमूव हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस मुझे कैसे पता चला?
ये मुझे ऐसे पता चला कि जनाब मैंने एक ईमेल की तो मेल लॉग के अंदर वो ईमेल आ गई। अब एक चीज़ और, मैंने उसको तो कहा कि भाई जनाब इसको बंद कर दो, इसको चेंज करो स्क्रीन को। सेम कमांड लिखी है और किसको कर रहा हूं जरा देखिएगा। मैंने कहा भाई ये करो, सही एड्रेस दे रहा हूं। ये कर दिया और एक और मेल भेजी जो मैंने भेज दी जनाब। ये जो है वो ईमेल रिसीव कर लेता है, इसको भेज दी, करता है स्पैम में लेकिन कर लेता है, तो मैंने इसको भेज दी। अगर मेरे पास इंटरनेट होगा तो ये चली जाएगी दोनों, लेकिन क्या होगा फिर देखते हैं। ये दो ईमेल मैंने किए हैं, लोकल नहीं है, बाहर भेजी हैं। एक मेरे जीमेल के एड्रेस पे भेजी है और एक मेरे याहू के एड्रेस पे भेजी है। तो जब मैं वहां जाऊंगा अपनी लॉग के अंदर और वहां जाके देखूंगा, अरे स्पेस थोड़ा सा देना चाहिए था, चलो खैर, अगर मैं देखूंगा तो जवाब में आपको क्या मिलेगा आप जरा यहां पर ये देखिएगा। ये मैसेज को अगर लॉग को अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है वो देखें। कह रहा है मैंने सिस्टम से पिक की, उसको ये आईडी दे दी। जब आप टीसीएस वाले को जाके अपना एनवेलप देते हैं तो टीसीएस वाला उसके ऊपर क्या डालता है, हाँ कोई भी नंबर डाल देता है। फिर उसी नंबर से आप सब जगह चेक कर रहे होते हैं कि चाचू को मिल गया नहीं मिला, ऐसे ही है ना भाई। तो ये उसने एक नंबर दे दिया उसको जिसको कहते हैं मैसेज आईडी। क्लीन अप हुई, ये मैसेज आईडी। क्यू मैनेजर में गई, ये मैसेज आईडी। फ्रॉम कहां से, एक्टिव में आ गई, एक्टिव क्यू में। फिर उसने किसको भेजा, पहले उसने लिखा हुआ था पोस्ट फिक्स लोकल, अगर आपने गौर किया हो तो क्यू मैनेजर के बाद लिखा था पोस्ट फिक्स लोकल। मेरा मकसद आपको ये पढ़ाना फिलहाल नहीं है, वो तो जब हम मेल के अंदर जाएंगे तो पढ़ाना मकसद है। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि मेल की लॉग के अंदर पोस्ट फिक्स एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे वो दूसरे मेल सर्वर से बात करता है। जब उसने देखा कि तो जीमेल पे जाने वाली है तो उसने किसको कनेक्ट किया, जीमेल के एसएमटीपी को कनेक्ट किया और कहा नेटवर्क इज अनरीचेबल, ये नेटवर्क नहीं मिल रहा। फिर उसने दोबारा ट्राई किया, पहले वो आईपी वर्जन 6 पे गया था, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो smtpin.l google.com। फिर वो दोबारा गया, उसने ट्राई किया और फिर उसने ट्राई किया जीमेल के कौन से वाले एड्रेस को, जो आईपी वर्जन 4 का था, पोर्ट 25, उसके ऊपर उसने किया, उसके ऊपर उसने किया और उसका स्टेटस उसने शो कर दिया बाउंस। बाउंस का क्या मतलब है, गई नहीं, ऐसे ना, बाउंस बाउंस। हमारे सर्वर ने बाउंस किया, उधर से बाउंस हुई। हाँ, उसने क्या मैसेज दिया, उसने बोला वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है पूरा, उसने कहा है ये, उसने कहा है कि भाई द आईपी यू आर ट्राइंग टू सेंड मेल इज नॉट ऑथोराइज टू सेंड ईमेल डायरेक्टली टू आवर सर्वर, प्लीज यूज द एसएमटीपी रिले एट योर सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीड। और फिर उसके बाद उसने कहा कि भाई पढ़ लो, अगर तुम्हें पढ़ने में आ रहा है तो http://support.google.com पे जाओ और वहां जाके ये एरर पढ़ लो ताकि तुम्हें तुम्हारा मकसद समझ में आ जाए। हमने तुम्हारी ईमेल को क्या किया है, और फिर उसने क्लीन अप किया। अच्छा, अब ये दूसरा आईडी आ गया, ये दूसरा वाला आ गया जो मेरा ख्याल है कि नहीं दूसरा नहीं आया, वही है। क्या किया उसने, उसको फिर क्लीन अप में गया और क्लीन अप से वो क्यू मैनेजर में गया और वो पोस्ट फिक्स बाउंस ने, यानी कि वो मेरे पास सेंडर का नन डिलीवरी नोटिफिकेशन आ गया। हाँ, यानी कि जब मैंने ईमेल बाहर भेजी तो बाउंस वापस आ गई ना सर्वर के पास। जब वापस आ गई तो वो क्या करेगा, वो अपने पास थोड़ी रखेगा, वो मुझे बताएगा, मुझे बोलेगा भाई ये लो तुम्हारा सेंडर नन डिलीवरी नोटिफिकेशन, ये लो तुम्हें जीमेल ने ये मैसेज भेजा है। और फिर उसने अपनी क्यू में से रिमूव कर दी। फिर जब मैंने दूसरी भेजी तो दूसरी के साथ क्या हुआ भाई, वो भी देख लें जरा। दूसरी कहां से गई थी, दूसरी यहां से आई थी, पिकअप से आई थी। और उसने क्या बोला, उसने बोला मैंने वो सेंड कर दी। याहू चूंकि ले लेता है, सेंड कर दी। बोला मैंने ईमेल मैं चेक नहीं करता, मैं तो ईमेल ले लेता हूं, पता नहीं किस बेचारे गरीब की ईमेल हो। हम ये देखते हुए कि आईपी भेजने का
आईपी भेज सकती है नहीं भेज सकती। वो कह रहा है ये मैंने रिसीव कर ली, पिकअप हुआ, क्लीनअप हुआ, क्यू मैनेजर आया, एसएमडीपी आया और उसके बाद उसने लिखा हुआ है स्टेटस सेंड, जाके चेक कर लो वहां पे, और क्यू मैनेजर से रिमूव कर दी। मैं अब अगर अपने याहू के ऊपर जाऊंगा तो मुझे मेरी ईमेल मिल जाएगी। मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता हो कि जनाब, भाई याहू का पासवर्ड कौन याद रखेगा यार, ये तो बहुत पुराना है। क्यों भाई? कॉन्फ़िगरेशन का हमारी कॉन्फ़िगरेशन की क्या जरूरत है? नहीं मतलब किसी एड्रेस से जाती है ना ईमेल, इसका क्या एड्रेस है? किसका? मशीन का। मेरी मशीन है ना यार, कैसी बात कर रहे हो? मशीन का क्या एड्रेस है तुम्हारा? सर हम तो ट्राई करेंगे, हमारी भी जाएगी जब तक रजिस्टर नहीं होगी या इसका वो तुम जीमेल पे भेजना चली जाएगी, ओ सॉरी याहू पे भेजना चली जाएगी। मैंने भी तो याहू पे भेजी है। किससे जाएगी सवाल ये है। किससे जाएगी? एक मिनट, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर भाई अगर मैं, ये तुम बिल्कुल ऐसी बात करो, तुम बोल रहे नहीं यार हम तो जो है ना वजीर आजम से बात ही नहीं कर सकते। भाई पाकिस्तान में तब्दीली आ गई, तुम डायरेक्ट वजीर आजम से बात कर सकते हो। अब वो पुराने जमाने खत्म हो गए, अभी तक तुम उसी चक्कर में हो कि मेरी तो टांग बंदी हुई है। भाई वो था ना हाथी वाला वाकया। अब तुम डायरेक्ट वजीर आजम को फोन करो, बात करो उनसे भाई व्हाट्सएप पे नंबर पे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, तुम अभी इसी चक्कर में कैसे जाएगी? हम तो बात ही नहीं कर सकते वजीर आजम से। भाई जमाना बदल गया है, तब्दीली आ गई है। चलो सर आप दिखाएं, यहाँ ईमेल देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ बोल रहा है ईमेल देखेंगे तो पता चलेगा। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है इसको। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने तो अपनी कॉन्फ़िगर की हुई मशीन है ना। हाँ। हम जब मशीन नहीं इंस्टॉल कर, कहीं पे आ रही है? स्पैम में ये देखो, ये आ रही बैकअप फेल्ड की, आ रही है नहीं आ रही? तो भाई ये तब्दीली आ गई यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब तुम जो मैसेज भेजोगे वो वजीर आजम को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पहुंचे। भाई ये देखो, यही मैंने लिखा था ना, बैकअप फेल्ड, दिस इज टेस्ट ईमेल, और कहां से आई है सारा डिटेल बता रहा है या नहीं बता रहा? root@rhlgy_onwire.pk ये आ गई। मेरा मकसद ये नहीं है, मैं आपको ईमेल नहीं पढ़ा रहा। मेरा मकसद तो ये है, मैं वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। मेरा मकसद तो ये है भाई कि लॉग्स, ये मेल की लॉग थी, मेल की लॉग ने वो काम कर दिया। एक लॉग यहाँ पे लिखी हुई है, लास्ट लॉग जरा देखें। मैंने कमांड लिखी लास्ट -x, क्या लिखी? लास्ट -x। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लॉग है भाई, लास्ट -x। आपकी मशीन रिबूट हुई थी या आपकी मशीन शटडाउन हुई थी या आपकी मशीन क्रैश हुई थी? क्रैश, ये बताती है। मैंने पूछा कि अभी टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या है? 22/13/17 हो रहे हैं, यानी कि 1 तकरीबन 17 मिनट हो रहे हैं। 1:17 पे मैंने मशीन की पावर खींच ली। पावर खींचने का मतलब समझते हो भाई? ये मैंने पावर खींच ली, रीसेट कर दिया। रीसेट, पावर खींच के दोबारा लगा दी, समझ लो। पावर निकाली और लगा दी। अब पावर निकाली और लगा दी तो क्या मेरे सिस्टम में ये लॉग आएगी कि पावर निकाली और लगा दी? आएगी भाई, आएगी। इन्होंने कहा कौन सी लॉग में आएगी? वो आएगी जनाब लास्ट लॉग के अंदर। वार लॉग के अंदर एक लॉग है, उसका नाम है LAST, लास्ट लॉग, इसमें आएगी। क्या लिखा हुआ आएगा? क्या लिखा हुआ आएगा? लिखा आएगा कि क्रैश हुई मशीन, क्रैश। देखो, अगर आप मशीन को शट डाउन करोगे तो लिखा हुआ आएगा शट डाउन हुई इस टाइम पे। अगर आप मशीन को रिबूट करोगे लिखा हुआ आएगा रिबूट हुई इस टाइम पे। लेकिन अगर आप मशीन को क्रैश करोगे, पावर चली जाएगी मशीन की पावर चली जाएगी, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा क्रैश हुई। और क्रैश का मतलब क्या है? हाँ, एक और बात, अगर क्रैश होगी तो फिर हमें पता चल गया भाई मशीन क्रैश हुई है। मशीन क्यों क्रैश हुई है, अगर आप वो जानना चाहोगे तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? केडम का जो वार के अंदर, क्रैश के अंदर रखता है कि भाई क्यों क्रैश हुई, ब्लैक बॉक्स। अगर यहां लिखा हुआ है, अब जरा देखिएगा, मैं अपनी मशीन को रूट रेड हैट 123 और लेके चला गया सिस्टम CTL आइसोलेट। चूंकि मेरी मशीन graphical.target में नहीं आई,
इसलिए मैं स्विच कर गया, मैंने उसको सेट किया हुआ है कमांड लाइन पे, इसलिए मैं स्विच कर गया और मैं यहाँ चला गया। हाँ अभी दे रहा हूँ, बस हाँ अभी दे रहा हूँ। यूजर नेम में गया और रूट में गया, पासवर्ड डाला और पासवर्ड डाल के क्या लिखा मैंने भाई, एक मिनट के लिए मेरे जहन में एक बात आई है भाई, वो कर लूँ पहले, उसके बाद करता हूँ। अच्छा जी, मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैंने आपको मैं दिखा रहा हूं, मैंने कमांड लिखी है LAST लास्ट -X। कौन सी वाली लॉग में लिखा जाता है पहले वो दिखा दूं, लेस करके लास्ट लॉग, वार के अंदर, लॉग के अंदर लास्ट लॉग, यहां पे वो लिखा जाता है। लेकिन इस लॉग को आप देख नहीं सकते, ये बाइनरी फॉर्मेट में होती है, ऐसा लिखा हुआ होता है इसमें, आप उसको देख नहीं सकते। तो हम जो कमांड यूज करते हैं उसको देखने के लिए वो है लास्ट -X, और पाइप लगा के मैंने उसको कहा कि यार मुझे हेड टॉप की लाइन दिखा देना, टॉप की लाइंस सारे नहीं दिखाना नीचे तक, सिर्फ टॉप की लाइन दिखा दो, या उसको मैं लेस करके भी देख सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, मेरी मशीन किस टाइम पे क्रैश हुई है, मेरी मशीन किस टाइम पे क्रैश हुई है वो आपको बता रहा है। और मैं जितने टर्मिनल्स मैंने खोल रखे थे वो सारे टर्मिनल्स की डिटेल आ रही है कि इन टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो मेरी मशीन क्रैश हुई है। कौन कौन लोग लॉगिन थे, ताहिर लॉगिन था उस वक्त, रूट लॉगिन था, ठीक है, टर्मिनल 2 पे भी रूट लॉगिन था, ये सारी डिटेल उसने मुझे बता दी। क्या मेरी मशीन इस टाइम पे क्रैश हुई है, बता रहा है इस टाइम पे क्रैश हुई है, ऐसा ही है। और मेरा टाइम क्या हो रहा है भाई, मशीन क्रैश हुई और टाइम क्या बता रहा है भाई, यहां पे बता रहा है 13:17, 13:20, ये टाइम बता रहा है। रिबूट हो गई इस टाइम पे, पावर लगा के मैंने चूंकि उसको ऑन कर दिया था तो वो जो बूट हो गई वो टाइम बता रहा है, और नीचे जो है वो जो क्रैश हुई है वो टाइम बता रहा है। सही है। तो मकसद जो बताने का है वो क्या है, और फिर ये भी बता रहा है कि मशीन रन लेवल 3 पे आई, और फिर रन लेवल 3 पे किसी ने टर्मिनल 1 के ऊपर रूट से लॉगिन किया और फिर वहां पे उसने रन लेवल 5 पे चेंज कर ली। ये सारी डिटेल आपको जो है वो, और इन अब 2 टर्मिनल से अभी भी लॉगिन है तो वो आपको बता रहा होता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि आप वार लॉग में जाएं, LS करें, वहां पे आपको ये लास्ट के नाम से एक लॉग मिल रही है जो कि आपको ये चीज़ बता रही होती है। और एक और लॉग जो इसमें इम्पॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखी, यम की लॉग। अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे उस पैकेज की लॉग जो है वो यहाँ पे आएगी। हाँ कह सकते हैं। अगर मैं इसकी टेल आखिर की 10 लाइनें देखना चाहूँ कि यार यम की लॉग की आखिरी 10 लाइनें मुझे दिखा दो, तो जब आखिरी 10 लाइनें देखूंगा तो मुझे क्या बता रहा है, इंस्टॉल क्या किया था मैंने, 12:12 पे IP टेबल की सर्विस की थी, उससे पहले मारिया DB की सर्विस की थी, ठीक है। तो वो मुझे बता रहा है कि तुमने ये किया था। यम की लॉग में यम की कमांड जो आप चलाते हैं उसकी लॉग आती है। GUI से रिलेटेड, आपके जीनोम से रिलेटेड, आपके GUI जो इंटरफेस है उससे रिलेटेड जो लॉग्स आती हैं वो XORG की लॉग में आती हैं, ठीक है। आपके सिस्टम के अंदर प्रिंटिंग से रिलेटेड जो लॉग्स आती हैं वो स्पूलर में आती हैं या कप्स में आती हैं, कप्स या स्पूलर। प्रिंटिंग की लॉग्स वैसे आमतौर पे CUPS, कॉमन यूनिक्स प्रिंटिंग सर्विस, यहाँ पर आती हैं। सिक्योर के अंदर ऑथेंटिकेशन की लॉग आती हैं। अगर आपके सिस्टम में सांबा चल रहा है, सांबा जो विंडोज़ और लिनक्स के दरमियान कम्युनिकेशन करता है, तो उसकी लॉग्स आपको सांबा में यहाँ मिलेंगी। और इसके अलावा सारी जनरल लॉग्स जिनकी स्पेसिफिक लॉगिंग की डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, वो सब अपनी अपनी डायरेक्टरीज में जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी लॉग्स होंगी जर्नल, वो सब की सब जाएंगी मैसेजेस के अंदर। लिनक्स में मैसेजेस के नाम से, कहीं पे सिस लॉग के नाम से, कहीं पे मैसेजेस के नाम से फाइल होती है। जैसे यूबंटू के अंदर या जो है वो आपकी सूसे के अंदर सिस लॉग के नाम से फाइल होती है।
और यहाँ पे हमारे पास रेडिट के अंदर ओरेकल लिनक्स में मैसेजेस के नाम की फाइल होती है, वहाँ पे आपकी लॉग्स जाती है। और जैसे जैसे आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहते हैं, जैसे मैंने मारिया डीबी इंस्टॉल किया तो मारिया डीबी की लॉग्स यहाँ जाएंगी, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसकी लॉग्स यहाँ जाएंगी। अपाची इंस्टॉल किया, उसकी लॉग अपाची में आएंगी। जैसे जैसे आप चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे उसकी लॉग्स जो हैं वो आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ये आपके पास लिनक्स में लॉग की फाइल हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सी फाइल है, सिर्फ बता रहा हूँ, अभी उसके अंदर नहीं जा रहा। वो कौन सी फाइल है जिस फाइल के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि कौन सी लॉग कहाँ जाएगी, वो ये वाली फाइल है। इसका नाम है rsyslog.conf, rsyslog.conf। ये वो फाइल है जिस फाइल के अंदर ये मेंशन होता है कि कौन सी लॉग कहाँ भेजनी है। अगर आप उसको चेंज करना चाहें कि यार ये वाली लॉग यहाँ नहीं इस वाली फाइल में भेजो, तो वो उस वाली फाइल में भेजना शुरू हो जाएगा। इसी के अंदर हम जाके ये बताते हैं कि जनाब हमारे लॉग जो है वो किसी और सर्वर पे भेजनी है। एग्जाम में नहीं आता, RHCSA के एग्जाम में नहीं आता। हाँ, मैंने पॉज कर दिया। लॉगिंग के लिए हमने ये बता दिया कि हमारे पास 2 मैकेनिज्म है। हमने ये बता दिया कि हमारे पास वार लॉग के अंदर लॉगिंग होती है। फिर हमने कुछ फाइलों को डिस्कस कर लिया। बुक में लिखा हुआ था कि आपको ये 4-5 फाइलों के बारे में पता होना चाहिए। हमने जिस हद तक हम बता सकते थे आपको कि कहाँ कहाँ क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट लॉग में क्या होता है और जो है वो ऑडिट में क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद एक चीज़ जो और मैंने आपको बताई वो मैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो ओपन कर रहा हूँ। प्रायोरिटी वाली बात कि प्रायोरिटी क्या है। ये डिफरेंट जो है वो नंबर्स भी हैं और इन नंबर्स के साथ साथ जो है ना वो उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई है, प्रायोरिटी भी लिखी हुई है। डीबग वो प्रायोरिटी है जिसमें सबसे ज्यादा लॉग्स आती हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन, उसके बाद नोटिस, उसके बाद वार्निंग, उसके बाद एरर, क्रिटिकल, अलर्ट, इमरजेंसी। ये वो सारे जो हैं वो मैसेजेस की टाइप है जो आप किसी भी एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होती है? फैसिलिटी। और ये क्या है? प्रायोरिटी। मतलब अगर मैं लिखूंगा mail.emergency को भेजो इस फाइल में, तो इसका मतलब है ईमेल में अगर कोई इमरजेंसी होगी, कोई ईमेल का जो सर्विस चल रही है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, वो नहीं काम कर रही होगी, तो वो उसको भेज देगा यहाँ पे। और उसकी सीवियरिटी क्या है? ईमेल में इमरजेंसी क्या होगी कि ईमेल का जो सर्विस है वो चलना बंद हो गई, ठीक है, तो उसने कहा सिस्टम इज अनयूजेबल, वो उसकी प्रायोरिटी है इमरजेंसी। अलर्ट, एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली, इसको आप अलर्ट के उसमें डालते हैं, अलर्ट कि जिसमें आपने कुछ ना कुछ करना ही है। क्रिटिकल कंडीशन है। एरर का मतलब है एरर आ गया है। वार्निंग का मतलब वार्निंग है, अभी एरर आएगा। वार्निंग का मतलब है वार्निंग आ रही है, कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ वार्निंग आ रही है, सर्विसेज चल रही हैं। लेकिन जाहिर है जब वार्निंग आती रहेगी कि तुम्हारा हार्ड डिस्क 95% फुल हो गई है, 96 हो गई है, 97 हो गई है, 98 हो गई है, तो फिर एक कंडीशन तो ऐसी होगी ना कि वो एरर आ जाएगा कि जनाब आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, अब बैकअप आगे नहीं बन सकता। तो ये उस तरह की चीज़ें हैं। नोटिस, इन्फो और डीबग सबसे ज़्यादा जो है ना वो लॉग होती है। अब ये काम आप करते कहाँ पर हैं? इसकी जो लॉग्स बनती कहाँ पर है? अगर मैं उसमें जाऊंगा तो वो मेरी फाइल है कहाँ पे? राइट माउस के लिए टर्मिनल, और मैं टर्मिनल पे गया हूँ। जो ग्लोबल है VIETC rsyslog.conf, ये वो फाइल है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है। किस चीज़ की? यहाँ से रूल्स बने हुए, किस तरह की फाइल आपने कहाँ, किस तरह की लॉग आपने कहाँ भेजनी है, वो ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ रही है। अगर मुझे अपनी मर्जी से, ये देखें mail.static का क्या मतलब है? mail.static का मतलब ये है कि मेल से रिलेटेड हर तरह की लॉग आपने वार लॉग, मेल लॉग में भेजनी है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि मेल से रिलेटेड आपने वार लॉग, मेल लॉग में जो भेजनी है वो मेल से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? वार्निंग होगी, या इमरजेंसी होगी, या क्रिटिकल होगा, ठीक है, या एरर होगा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया
कि जो मेल में एरर हो वो आपने भेजने हैं वार लॉग मेल लॉग में। उसके अलावा बाकी कहाँ भेजूं? मैं भी इसको बता रहा हूं कहाँ भेजना है। मेल के एरर आपने भेजने यहाँ पे, और मेल की इंफॉर्मेशन जो आपने भेजनी है वो भेजनी है कहाँ पे? ये फाइल मैं उसको बता रहा हूं कि वो आपने भेजनी है जनाब वार के अंदर, लॉग के अंदर, मेल इन्फो के अंदर। ये मैंने इसको बता दिया, या नाम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं कि मैं डैश लगाऊं बीच में। मैंने इसको कहा कि मेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ भेजनी है और मेल के जो एरर हैं वो आपने वहाँ भेजने हैं। अब जब मैं ये लिखने के बाद WQ से इसको सेव करूँगा, तो सेव करने के बाद फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? रीलोड कर दूँ rsyslog को। rsyslog कह रहा है रीलोड नहीं हो सकती, तो मैंने कहा इसको रीस्टार्ट कर दो, इसमें रीलोड सपोर्टेड नहीं है, इसको रीस्टार्ट कर दो। जब मैंने रीस्टार्ट कर दी तो अब क्या होगा? अब अगर मैं किसी को ईमेल करूंगा, वो लॉग मेरी बनी हुई नहीं है अभी। अगर आप देखेंगे तो वार के अंदर, लॉग के अंदर मेल की वो लॉग बनी हुई नहीं है जिसका मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। बन जाएगी। कब बनेगी? जब मैं यहाँ से एक मेल करूं, मेल -s। एक तरीका है कि पूरी मेल करूं और मेल बने, और दूसरा चेक करने का तरीका यह है कि मैंने लिखा लॉगर मेल की इन्फो। ये फैसिलिटी है और ये प्रायोरिटी है, और उसमें अपनी मर्जी से एक लॉग भेज रहा हूं टेस्ट करने के लिए कि मेल इज गोइंग टू यूजर इनबॉक्स। ये मैंने लिख के इंटर कर दिया। जब मैं इंटर करूंगा तो इंटर करने का नतीजा ये निकलेगा कि मेरे पास एक फाइल जो है वो बनी हुई आएगी। कहाँ पे? ls-l/var के अंदर लॉग मेल के नाम से बनी हुई आई है भाई। कह रहा है भाई बनी हुई तो नहीं आई, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं मेल की इंफॉर्मेशन भेजूंगा तो यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो कह रहा है भाई अभी तो नहीं आई कोई बनी हुई, यानी कि मेल की सिर्फ लॉग ही आ रही है। मेल की किस नाम से फाइल बनाई थी? मेल इन्फो। कह रहा है भाई मेल इन्फो के नाम से तो कोई चीज़ नहीं आ रही। तो ये मेल की जो लॉग इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ गई है? चेक करते हैं। दूसरे टर्मिनल के ऊपर Ctrl+Shift+T टेल -f/var log मेल लॉग, इसमें तो नहीं आई। सर वो वहाँ वार से पहले हाइफन दिया हुआ था, क्यों? कहाँ पे? सर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास यहाँ तो नहीं आई। अब देखें, दोबारा गया और दोबारा जाके उसको कहा कि अगर मेल में एरर आएगा तो फिर आएगा। कह रहे अब चेक करो मेल का जो एरर है वो कहाँ पे आया भाई? वो भी यहाँ पे नहीं आया। आना चाहिए था मेल का एरर यहाँ पे, और जब मैं यहाँ गया तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आया। कौन सी वाली में? कोई नई फाइल भी बनाई है उसने। Ctrl+Shift+T टेल -f/var log मेल के नाम से कोई नहीं आ रही, ना उसका एरर यहाँ पे आ रहा है ना वहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये है कि फिर मैंने vi/etc/rsyslog के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं की। और कॉन्फ़िगरेशन क्या ठीक नहीं की, मैं जाके उसको दोबारा चेक करता हूँ। और मैंने लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ था मेल की सारी लॉग्स जो है ना वहाँ पे भेज दो। मैंने कहा यार ऐसा करो, मेल की सारी लॉग वहाँ ना भेजो, एरर को तो हटा दो, सिर्फ मेल की इंफॉर्मेशन भेजो वार लॉग मेल इन्फो पे। वार लॉग मेल इन्फो, मेल की इंफॉर्मेशन भेजो। और WQ से उसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद systemctl दोबारा आके रीस्टार्ट किया rsyslog को, और अब दोबारा चेक कर रहा हूँ। देखिएगा मेल की इन्फो भेजो, मेल इज गोइंग टू यूजर इनबॉक्स, ये लिखा है। इंटर किया है, इंटर किया है, इंटर किया है, 3 दफ़ा भेज दिया। और 3 दफ़ा भेजने के बाद जब मैं फाइल में जाऊंगा, कौन सी फाइल? टेल f/var log मेल। क्यों भाई क्यों नहीं आ रही? खुद से बन जानी चाहिए यार। अच्छा एक काम और करता हूँ, नहीं क्रिएट खुद से होनी चाहिए। एक काम और कर रहा हूँ, ये ग्लोबल फाइल है। कहते ही हैं कि इस फाइल को मॉडिफाई ना करें। अगर आपको
जरूरी नहीं है कि आप ना करें, लेकिन ये है कि रिकमेंडेड क्या है मैं वो बता रहा हूं। अभी मैंने ये मेल वाली जो लाइनें थी ना दोनों, इन दोनों लाइनों को मैंने क्या किया, इन दोनों लाइनों को मैंने कर दिया हैश, मतलब हैश नहीं, डिलीट कर दिया यहाँ से, बोला मुझे ये यहाँ पे चाहिए नहीं, सेव कर दो। दोबारा गया इसमें var log syslog में, और एक फाइल होती है syslog, डायरेक्टरी होती है syslog_d, और यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट की mail.conf के नाम से, mail.conf। इसमें आया, इसमें आके लिखा कि मेल से रिलेटेड सारी, मिसाल दे रहा हूँ अभी, मेल से रिलेटेड सारी आपने भेजनी है कहाँ पे, कहाँ भेजनी है, var के अंदर, log के अंदर, और मेल इन्फो के अंदर। WQ से सेव किया, बाहर आ गया, एक और काम किया, सिर्फ मेल की नहीं एक और काम किया, और मैंने कहा कि आपने यहां जाएं, आप एक और चीज चेक कर रहा हूं कि इसमें वो है ना अपना, क्या कहते हैं, मैंने MySQL किया था ना, हाँ, तो मैंने कहा एक और फाइल खोलें mysql.conf। MySQL की जो कॉन्फ़िगरेशन की लॉग है वो आपने कहाँ भेजनी है, इसी में खोली और कहा mysql.info। कहाँ भेजनी है भाई, वो आपने भेजनी है var में, log में, और mysql info के अंदर। ये मैंने उसको कह दिया और WQ से सेव किया है। जब मैं इसकी सर्विस को रीस्टार्ट करने आऊँगा, systemctl रीस्टार्ट r syslog, इंटर, और syslog बिल्कुल सही हो गई है। दोबारा मैंने किया, सर्विस को रीस्टार्ट कर दिया, और रीस्टार्ट करने के बाद अब मैं दोबारा जा रहा हूँ और एक काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ भाई, सबसे पहले तो मैं वो खोलूँ टेल var log, मेल की लॉग ही आ रही है, अभी मेल की इन्फो आई नहीं है, चेक करते हैं दोबारा। ये टेस्ट करने की कमांड है, लॉगर, हाँ गलती कर रहा हूँ ना यार, लॉगर -p मेल की इन्फो भेजो। क्या मेल की इन्फो है, माई मेल इज डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स। मैंने गलती की ना यार, वो पी नहीं लगाया ना, इंटर किया। अब मुझे 100% यकीन है कि मेरी जो मेल है वो मेल मेरी चली गई होगी, सॉरी मेरा जो मैसेज है वो चला गया होगा कहाँ पे, यहाँ पे, और मेल के अंदर क्या आ रहा होगा भाई, मेल की इन्फो आ रही होगी। वो मैंने पी नहीं लगाया, वो पी लगाना ज़रूरी होता है। पी क्या करता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और जब मैं इस फाइल में गया तो इस फाइल में मुझे ये लाइन लिखी हुई नज़र आएगी। एक दफ़ा फिर देखिएगा, मैं दोबारा यहाँ गया और मैंने लॉगर -p से मेल की इन्फो भेजी, मेल का एरर भेजा। अब एरर भेजा, माई मेल सिस्टम इज डाउन, तो क्या उसमें आएगा, चेक करते हैं। भेज दिया। ये मेल के एरर कहाँ जाते हैं, जब मैं यहाँ गया तो मेल के एरर भी यहीं पर आ गए, मेल का एरर भी यहीं पे आ गया, और मेल की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी यहीं पे आ गई। क्यों आ गई, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हमने ETC में rsyslog.d के अंदर एक मेल की नाम से कॉन्फ फाइल बनाई है, और उसमें हमने लिखा है कि मेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हों वो सारी की सारी आपने मेल की इंफॉर्मेशन की फाइल में भेजनी है। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं और इसको मॉडिफाई करके, बात क्लियर हुई है, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं और मॉडिफाई करके ऐसा नहीं बल्कि ऐसे लिख दूं कि मेल की इंफॉर्मेशन आपने उधर भेजनी है, और पूरी लाइन जो है वो आप, सॉरी दूसरी काम करना है, मेल के जो एरर हैं वो आपने भेजने हैं कहाँ पे भाई, वार के अंदर, लॉग के अंदर, मेल ERR यहाँ भेजने हैं। तो अब अगर आप इस तरह कर देंगे तो फिर वो आपकी मेल कैसे निकलेगी वो अभी हम देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा। रीस्टार्ट r syslog। अब मैं सिस्टम को बोल रहा हूँ कि मेरी ये वाली लॉग, इस तरह की लॉग यहाँ जानी चाहिए, ये बोल दिया मैंने, और टेल F करके देख रहा हूँ तो अभी मेल की एरर वाली फाइल बनी नहीं है। कैसे बनेगी, जब मैं यहाँ जाऊँ और इसको बोल दूँ कि मेल सिस्टम इज डाउन, इंटर किया,
एक ये वाली इंटर की और एक ये वाली इंटर की, तो अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि मेल का एरर तो मुझे मिलेगा मेल एरर की फाइल में, ये फाइल बन जाएगी खुद से, ये आ गए मेल सिस्टम इज डाउन। और मेल की इंफॉर्मेशन वाली मुझे कहाँ मिलेगी, मेल की इंफॉर्मेशन मुझे वाली यहाँ मिलेगी, माई मेल इज डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स। तो आपके पास ETC rsyslog के अंदर ये काम होता है सारा कि अगर आप चाहें, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि इस वाली फाइल को चेंज ना करें कॉन्फ वाली, बल्कि डी में जाएं और अपनी कॉन्फ फाइल बना लें, अपने नाम से फाइल बना लें, अपने प्रोग्राम के नाम से फाइल बना लें। और उसमें आपको करना क्या होता है, उसमें अगर आपने मिसाल के तौर पे मैंने एक काम किया और मैंने उसको कहा कि यार MariaDB, ऐसा कुछ कहा था, MySQL, मैंने कहा MySQL की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाओ और उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये लिख दो कि MySQL की इंफॉर्मेशन यहां जाएगी और MySQL का जो एरर है वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, MySQL का एरर जो है वो यहां जाएगा, ERR। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये फाइल आपकी बन गई। systemctl आपने रीस्टार्ट कर दिया rsyslog को, और रीस्टार्ट करने के बाद अब अगर मैं आपको चेक करवाऊं तो चेक कैसे करवाऊंगा, ये देखें, अभी हो सकता है ये फाइल वार के अंदर, लॉग के अंदर MySQL के नाम से बनी हुई ना हो, tailf MySQL फाइल बनी हुई नहीं है। फाइल कब बनेगी, टेस्टिंग कर रहा हूं, systemctl स्टॉप कर दो MariaDB, systemctl स्टार्ट कर दो MariaDB, क्या वो फाइल बनी, चेक करते हैं। tailf my, टैब प्रेस किया, अरे मैं कहां पे खड़ा हूं, सही जगह पे तो हूं, pwd, हाँ लॉग में ही हूं। tailf my आ रही है भाई, कहीं पे आई नहीं मेरे पास, वो बोला माई के नाम से तो कोई भी नहीं आई आपके पास। हाँ MariaDB का फोल्डर तो पड़ा हुआ है, लेकिन माई के नाम से कह रहा है कोई आई नहीं, क्योंकि वो कह रहा है आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था, शायद आपने लिखा था कि भाई, क्या लिखा था मैंने, चेंज किया था ना उसमें मैंने, mysql.conf में अगर मैं जाऊं तो लिखा हुआ है MySQL की इन्फो और MySQL की एरर आपने यहाँ भेजने। अब हो सकता है कि मेरे सिस्टम में तो MariaDB है तो वो MySQL को वही नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी मैं चेक करता हूँ। MySQL और MariaDB एक ही चीज़ है। कैसे चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं गया और मैंने लिखा logger -p mysql.info MySQL is MariaDB is alternative of MySQL, ये मैंने लिख के इंफॉर्मेशन भेज दी। उसने जो मुझे मैसेज दिया ना, वो मैसेज अभी आपके सामने आ जाएगा। वो कह रहा है MySQL कोई फैसिलिटी का नाम ही नहीं है, यानी कि ऐसे नाम का कोई प्रोग्राम ही नहीं है जिसका नाम हो MySQL। कमांड तो चलती है MySQL की, लेकिन ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ये टेस्ट करने के लिए ऑप्शन था, तो जब मुझे ये पता चल गया कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो फिर मैं गया अपने उसमें और मैंने क्या किया, MySQL को रिप्लेस कर दिया MariaDB से। जब ये रिप्लेस हो गई, अब मैं दोबारा देखता हूँ MariaDB, अब मैं दोबारा देखता हूँ कि क्या अब ये वाली फैसिलिटी है, और फैसिलिटी को, हाँ कोई बात नहीं, फाइल का नाम बोल रहे हैं, चेंज कर सकते हैं वैसे नाम भी, लेकिन अब मैं फैसिलिटी चेक कर रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी फैसिलिटी है। तो उसने अभी मुझे बता देना है कि हाँ यार ये वाली फैसिलिटी है। अच्छा, मारिया का ये नहीं लगाया, MariaDB भी नहीं है, MariaDB MySQL भी नहीं है, तो फैसिलिटी क्या होगी भाई? ये डैश, इन्होंने बोला -L करके चेक नहीं कर सकते। हाँ, चेक करने की कमांड तो होती है, चेक करने की कमांड तो होती है, चेक करने की कमांड तो होती है, चेक करने की कमांड कैसे चेक करेंगे? मेरे पास एक ऑप्शन है चेक करने का,
और मैं गया हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा, मेरी उस पर गौर कीजिएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं गया VI करके /etc my.cnf और वहाँ चला गया और वहाँ जाके बोला लॉग, कोई लॉग के नाम से है? उसने कहा जी लॉग के जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये मैं सिस लॉग को नहीं दे रहा, ये मैं सिस लॉग को नहीं दे रहा कि सिस लॉग मेरी लॉगिंग करे। मेरे अपने सिस्टम के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, मेरे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि जनाब लॉगिंग करो, जो मेरे एरर आए उनको यहाँ लॉग करो, जो मेरी प्रोसेस आईडी है वो यहाँ पे जा रही है, बोला मैंने अपने उसमें दिया हुआ है लॉग एरर। अब जरा समझिएगा इसको। मैंने कहा जब भी कभी किसी प्रोग्राम के अंदर वो rsyslog से बोला मैं मैनेज ही नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा था जावा के जो सर्वर्स होते हैं वो rsyslog से मैनेज नहीं हो रहे होते, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो और आपको लॉगिंग करनी है किसी एप्लीकेशन की, ये हमारे टॉपिक से हटके चीज़ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैन करें और my.cnf लिखें और इंटर कर दें। जब आप मैन करके 5 लिखेंगे और my.cnf लिखेंगे तो इसके अंदर कह रहा है इसकी मैनुअल एंट्री नहीं है। मैंने कहा चलो ये भी हटा दो। मैंने कहा यम सर्च करो मारिया डीबी के कोई डॉक्यूमेंटेशन की टाइप की कोई चीज़ है, सर्च करो, अगर है तो बता दो यार, मारिया डीबी की कोई डॉक्यूमेंटेशन की कोई चीज़। कह रहा है भाई है नहीं। अच्छा खैर होती है वैसे, नहीं होती है, बता रहा हूँ, एक मिनट। मैंने कहा मैन करो -k MySQL लॉगिंग, मैंने ये लिखा है यहाँ पे। के का मतलब होता है ये कीवर्ड सर्च करके ले आओ, कीवर्ड सर्च करके लेके आओ। तो जब कीवर्ड सर्च कराते हैं MySQL लॉगिंग या मारिया डीबी लॉगिंग, मारिया डीबी लॉग्स ऐसे सर्च कराते हैं तो फिर वो मेरे पास ऑप्शन देता है कि भाई कौन से चीज़ें हैं जो इसकी लॉग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा ये पूरा मारिया डीबी लॉग मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ ज़रा, क्योंकि वो लॉग के अंदर वो अलग अलग दे देता है उनको। अब देखते हैं क्या आता है। कह रहा है इस तरह का कोई चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैंने कहा MySQL की लॉग देखो मारिया डीबी की, बोल रहा है उस तरह की भी कोई अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है, तो मैंने कहा MySQL की लॉग देखो, कह रहा है उस तरह की भी कोई अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं करो यार, मैंने कहा मारिया डीबी लिखो, अब देखो, अरे कह रहा है यार ये हटा दो भाई। MySQL लिखो, MySQL की तो बहुत सारी आ रही है, मैंने कहा MySQL लिखो और उसमें से ग्रैब करो -i लॉग्स की कोई बात कहीं लिखी हुई है, सिंपल लॉग की बात कहीं लिखी हुई है नहीं, वो सिलो क्यूरी और लॉग की बात है। बहरहाल वो इसके अंदर अपना जो है एक सिस्टम है। वैसे आमतौर पे होता ये है कि अगर आप मैन करें और 5 लिखें और my.cnf लिखें तो वो आपको उसकी जो है ना एंट्री देता है, मैनुअल एंट्री। तो हमारे पास जो है ना वो हमें इस तरह से वो दे नहीं रहा, और मैंने अगर उसको ऐसे लिखा mysql.conf तो भी नहीं दे रहा, मैंने अगर लिखा mariadb.conf तो भी मुझे नहीं दे रहा। बहरहाल उसमें हम देख सकते हैं, उसमें लॉगिंग के मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसमें लॉग एरर लिखा हुआ है var log mariadb.log। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या लिखा लॉग, ये सिर्फ मैंने कभी लिखा नहीं है इससे पहले, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि लॉग इन्फो का भेजनी है, कहाँ पे भेजनी है, var के अंदर, लॉग के अंदर, mariadb नहीं MySQL info इस नाम से एक फाइल बना के उसमें डाल देना। ये मैंने इसको कहा है, और ये कहने के बाद जब मैं WQ से सेव करूँगा, और सेव करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये कि मैं सिस्टम CTL करूं, रीस्टार्ट करूं और मारिया डीबी लिखूं और उसकी सर्विस रीस्टार्ट कर दूं। अगर सर्विस रीस्टार्ट हो गई इसका मतलब है वो पैरामीटर उसके लिए था इंफॉर्मेशन का। एक बात, दूसरी बात ये कि लिनक्स में हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई कमांड होती है।
अब जैसे मुझे ये बात तो मालूम है कि कोई ना कोई कमांड ऐसी होती है, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा MySQL -t, मिसाल दे रहा हूं, etc my.cnf, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताएगा। अब ये मैंने लिखा, उसने कहा ऐसी कोई चीज नहीं होती, तो मैंने कहा क्या MySQL के बजाय MySQL d -t ऐसी कोई चीज होती है? उसने कहा ऐसी भी कोई चीज नहीं होती। तो मुझे ये कमांड देखना पड़ेगी कैसे कि इसका सिंटैक्स में कैसे जो है वो वेरीफाई करूं। मैं यहाँ पे आया और मैंने गूगल पे कहा सिंटैक्स चेक my.cnf, MySQL सिंटैक्स चेक my.cnf लिखा, इंटर कर दिया। ये मुझे मालूम है हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वेरीफाई करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन होता है। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, यहाँ पे कुछ है वैलिडेट कॉन्फ़िग के नाम से, सिंटैक्स चेक के नाम से। तो मैंने 2-3 खोल लिए और जब मैं 2-3 खोल के यहाँ जाऊँगा तो कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो मुझे बता रहा होगा कि भाई आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नज़र नहीं आया, दूसरे वाले में चला गया, उसके अंदर मुझे कहीं नज़र आ रहा है, ये देखें वैलिडेट कॉन्फ़िग के नाम से इसमें एक ऑप्शन है। तो वैलिडेट कॉन्फ़िग किस तरह से होता है, कहीं ना कहीं ज़रूर जो है ना वो उसमें मुझे ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा कि जो मुझे बताएगा कि भाई आपने इस काम को कैसे करना है। हर कमांड के अंदर ये ऑप्शन होता है, हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, लिनक्स की हर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वेरीफाई करने का, उसके सिंटैक्स को चेक करने का ऑप्शन होता है। बहरहाल सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने सर्विस में चेंज, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया और अपनी डेटाबेस की सर्विस को स्टार्ट कर दिया। और जब सर्विस स्टार्ट हो गई तो अब मैं उसको कैसे वेरीफाई करूंगा। देखें क्या उस नाम की MySQL info के नाम की कोई फाइल बनी है, यहाँ पे कहीं नज़र आ रही है MySQL info के नाम की फाइल? अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैंने systemctl रीस्टार्ट किया दोबारा MariaDB को, तो देखें क्या होता है। और मैंने MySQL d को रीस्टार्ट किया है, ls कर रहा हूँ, फाइल मेरे पास अभी भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने MySQL को स्टार्ट किया, वहाँ जाके शो डेटाबेसिस किया, हो सकता है मुझे वहाँ से कहीं से कोई ऐसी हेल्प मिल जाए कि जिसको मैं कहूँ कि भाई ड्रॉप tst टेस्ट, ये डेटाबेस थी जिसको मैंने कहा ड्रॉप कर दो, डेटाबेस ड्रॉप कर दी। और अब चेक करता हूँ शायद कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पे कहीं आई हो। चेक करते हैं ls-l/var के अंदर, लॉग के अंदर क्या नाम रखा था फाइल का, नहीं, बहरहाल देखना पड़ेगा कि वो कैसे जो है ना उसको करता है, यहाँ पे कहीं आ नहीं रही। और वैसे चेक करने के लिए अगर आपको वो पता चल जाए प्रायोरिटी वाला ऑप्शन, तो आप उसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं mariadb.info, और फिर आपने आगे टेस्ट का मैसेज दिया, अगर ये चलेगा तो चल जाएगा। और हम ये भी देख सकते हैं कि MariaDB की जो है ना वो उसकी क्या वो होती है, क्या कहते हैं, फैसिलिटी के लिए, फैसिलिटी में हम क्या यूज़ करते हैं। वैसे आम तौर पे MariaDB या MySQL ही का वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चूँकि हमने कभी इसको लॉगर से मैनेज किया नहीं, तो इसलिए वो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ नहीं रहा। इन्होंने एक सवाल किया था कि लॉगर में फैसिलिटीज़ की कोई ऑप्शन होता है कि फैसिलिटी आप देख सकें, तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने मैन किया और चला गया FACILITY फैसिलिटी, इंटर किया तो उसने कहा फैसिलिटी और लेवल का ऑप्शन है इसमें, और फैसिलिटी एन प्रेस किया, अगेन एन प्रेस किया, उसने कहा वैलिड फैसिलिटीज नेम्स आर डैश 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 डैश। कह रहा है भाई ये सारे फैसिलिटीज के नेम हैं जो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। इस फैसिलिटीज के नेम में वैलिड फैसिलिटीज के नाम और उसके लेवल्स के नेम, वो कह रहा है यही ऑप्शन है। अब इसमें लॉगर किस तरह से होता है उसने वो बता रखा है मुझे यहाँ पे। और फॉर द syslog ऑर्डर एंड इंटेंडेड पर्पज ऑफ दीज फैसिलिटीज एंड लेवल सी syslog 3, बोल रहे हैं आप उसकी जो है वो लॉग देखें तो शायद आपको वहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे कुछ उसने बता रखा है कि यार मेरे पास जो फैसिलिटीज़ रिकॉर्डेड हैं
वो कुछ ये हैं। सही है, वो कह रहा है यहाँ पर कुछ हैं। बहरहाल तो मैंने आपको एक चीज़ ये बताई है कि ETC rsyslog में आपने क्या करना है। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ, उसी फाइल में जाके अगर मैं ETC rsyslog के अंदर जाता हूँ, ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लॉग्स किसी दूसरे सर्वर पे जाएं। किस पे जाएं ये मैं अभी उसको बता रहा हूँ। किस पे जाएं, ये एक सर्वर है, इसका IP क्या है भाई, सेंट्रलाइज लॉगिंग हो, IP एड्रेस शो 40.131, जिस पे भेजनी है। भेजने के लिए यहां पर आ गया और उसको बोला static.static। मेरी सारी लॉग्स कहां जाएं, 192, 168, 40.1, 51 था, 31 था, 131। मैं ये चाहता हूं मेरे सिस्टम पे, इस वाले सिस्टम पे जितनी भी लॉग्स बने वो सारी की सारी लॉग्स कहां जाएं, किसी रिमोट मशीन पे जाएं। तो रिमोट मशीन कौन सी है मेरे पास, उसका IP क्या है, 131। मैं अपनी मशीन पे आया और मैंने आके वहां लिख दिया static.static 192, 168, 40.131 और 514 उसकी पोर्ट होती है। ये उसने मुझे यहाँ पे बता रखा था, मैंने भी ऐसा कर दिया। अब इन्होंने मुझसे पूछा, ये सवाल करते हैं ना ज्यादा, इन्होंने मुझसे पूछा ये 2 मरतबा @ क्यों लगा हुआ है। मैंने कहा ये इसका पैटर्न है। टोपी करा दी, मतलब साफ लफ्जों में, इनको बताया नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता था कि भाई ये 2 का क्या मतलब है। तो जब मैंने ऐसा कर दिया तो चूंकि ये शौकीन है लिनक्स का, अरे यार ऐसा नहीं करो, चूंकि ये लिनक्स का शौकीन है तो इसने क्या किया, 192.168, 40.131 सर ने इसको टोपी करा दी थी। ये गया जनाब WQ से इसने सेव किया, लिखा हुआ तो आ गया, लास्ट में 131 वाली लाइन तो आ गई, लेकिन इसको ये चीज़ थी कि नहीं यार, सर ने एक तरफ ये भी बोला है कि भाई आप जो भी लिखो आपको पता होना चाहिए। कोई पूछ ले, बॉस पूछ ले ये @ क्यों लगाया भाई, एक @ लगता है तो बॉस को जवाब दे सके। तो इसने ये @ क्यों लगाया है, सर ने इसको अगर नहीं बताया तो ये जाएगा और मैन करेगा और क्या करेगा, rsyslog.conf और उसमें जाके /@ का साइन, अच्छा @ सर्च करने जाएगा तो सर्च होता नहीं है। तो जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर सर्च करना हो तो ये / लगा के @ करें, वो आपको वहां ले जाएगा और बताएगा कि TCP और UDP का डिफरेंस होता है। ये बता दिया। टू फॉरवर्ड मैसेज टू अनदर होस्ट विया UDP, प्रोटोकॉल अगर UDP है तो प्रिपेंड द होस्ट नेम विद द @ साइन, सिंगल लगा दो। एंड टू फॉरवर्ड इट विया प्लेन TCP प्रिपेंड 2 @ साइंस, ऐसे लगा दो। बोला ये ऑप्शन है, आप ऐसे जो है वो साइन लगा सकते हैं। तो मैंने कितने से @ के साइन लगाए, मैंने सिंगल नहीं लगाया, अगर सिंगल लगाता वो UDP पे जाता, मैंने डबल लगाया है, इसका मतलब है वो TCP पे जाएगा। तो ये काम मैंने कर दिया और करने के बाद जो है वो मैं कहाँ किया था भाई, यहाँ पे कर दिया था। यहाँ से और कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये काम करने के बाद systemctl restart rsyslog करना है, और जब ये काम आपने कर दिया समझे आपका काम हो गया। अब उस मशीन पे, जिस मशीन के ऊपर आपने रिसीव करनी है, उस पे क्या करना होगा भाई, उस पे क्या करना होगा, उसके ऊपर आपको एक काम करना होगा, vi etc rsyslog.conf, vi/etc rsyslog.conf इंटर किया। अगर आपने TCP रिसीव करनी है तो यहाँ पे TCP के ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, UDP और TCP। अगर TCP रिसीव करनी है तो TCP के ऑप्शन को अनकमेंट कर दें, अगर UDP में रिसीव करनी है तो UDP के ऑप्शन को अनकमेंट कर दें, और TCP करनी है तो TCP के ऑप्शन को अनकमेंट कर दें। बस मैंने TCP करनी थी, 2 @ लगाए थे, तो TCP को ये काम किया और WQ से सेव कर दिया। जब ये सेव हो गया, systemctl रीस्टार्ट कर दिया rsyslog। और अगर आपको सिलेक्टेड भेजनी है तो आप static.static की जगह पे सिलेक्टेड भी ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मैं static.static नहीं लगाऊं, मैं चाहता हूं सिर्फ मेरी ईमेल की लॉग्स जो हैं वो सर्वर के ऊपर जाएं। मैं चाहता हूं मेरी सिर्फ XYZ लॉग सर्वर के ऊपर जाएं,
वो डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि मुझे कौन सी भेजनी है। मेरे जो लॉग सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने बोला यार तुम्हारे पास से इतनी लॉग्स आती हैं यार, सिलेक्टेड भेज दो। ठीक है, सिलेक्टेड भेज दो, तो फिर मुझे वहां पे सिलेक्टेड भेजना होंगी। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज चेक कराऊं, टेल -f var log मेल लॉग, टेल -f var log मेल लॉग। अब यहां पे लॉग आ रही है कौन सी वाली मशीन की, यहां से मैं भेज रहा हूं मेल की। कैसे भेज रहा हूं, logger -p mail.info। हमारे सर्वर में तो गिरेगी, वहां पे भी जाएगी। क्या है भाई, GUI सर्वर लॉग, GUI सर्वर मेल लॉग्स। ये मैंने लिखा और इंटर कर दिया। जब मैं इंटर करूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये मेरी मेल इन्फो में तो आए लोकल सर्वर की। कहां बनती है, वार के अंदर, लॉग के अंदर मेल इन्फो, यहां तो आए। देखो यहां पे तो आ गई, लेकिन क्या वो वहां सर्वर पे भी जाएगी? बताओ जाएगी या नहीं जाएगी? आ गई यहां पे भी। इन्होंने कहा पोर्ट ऐड होगी, उसकी वजह होगी यहां पे वो क्या कहते हैं उसे, नहीं फायरवॉल डिसेबल होगी। अगर फायरवॉल डिसेबल नहीं होती तो मुझे पोर्ट ऐड करना पड़ती। फायरवॉल अगर डिसेबल नहीं होती तो मुझे ऐसा करना पड़ता, फायरवॉल -cmd -परमानेंट। फायरवॉल हमारा टॉपिक है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं ऐड सर्विस इज इक्वल टू rsyslog। ऐसा भी कर सकते हैं आप। उसने कहा तुम्हारे सिस्टम पे फायरवॉल चल ही नहीं रही। और दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने बोला ऐड पोर्ट। अब मुझे ये बात मालूम है कि मेरी 514 TCP है, तो TCP में ऐड कर दूं। मुझे मालूम है UDP है, तो UDP में ऐड कर दूं। ये मैं कर सकता हूं। परमानेंट ऐड कर दूंगा तो फिर वो पोर्ट रिसीव करना शुरू कर देगा। कौन कौन करेगा, ये देखें। अब आप जितनी भी लॉग्स भेजेंगे यहां से, वो सारी की सारी लॉग्स किसी भी चीज की हो। आपने यूजर को लॉगिन किया, ये देखें मैं आपको एक एग्जाम्पल और देके फिर बस अपनी आखिरी बात कर रहा हूं। टेल f var log सिक्योर। भाई ताहिर का यूजर तो यहां बना था ना, ताहिर का यूजर तो यहां बना हुआ था, सही है। ताहिर का यूजर वहां थोड़ी बना था। मैंने ताहिर लिख के एंटर किया और पासवर्ड गलत डाल दिया। जब मैं यहां जाऊंगा अपनी मशीन पे तो मैं यहां देखूंगा ताहिर का पासवर्ड का यहां पे आ रहा होगा। और क्या कह रहा है, RHEL GUI के ऊपर पासवर्ड चेक फेल्ड हो गया, ताहिर यूजर के लिए। RHEL GUI पे इसका अपना GUI क्या है, इसका अपना यूजर क्या है, सॉरी ये अपनी मशीन का नाम क्या है, Ctrl+C। इसकी अपनी मशीन का जो नाम है ना वो है storage.nds.local। ये मशीन का नाम आता है यहाँ पे। तो ये कौन सी मशीन का नाम आ रहा है, RHEL GUI का। इसका मतलब है जितनी भी लॉग्स वहां पे बन रही हैं वो सारी की सारी लॉग्स जो हैं वो कहां आ रही हैं, कहां आ रही हैं, स्टोरेज पे आ रही हैं। तो ये आपके पास rsyslog में एक ऑप्शन है। और इस लॉग के अंदर जो आखिरी चीज है वो क्या है, वो क्या चीज है, नहीं लॉग रोटेट। जनरल वाली बात भी बताता हूं, लॉग रोटेट। मैं ये चाहता हूं कि मेरी VI ETC, अगेन इसमें भी दो फाइलें होती हैं, एक होती है logrotate.conf। logrotate.conf ये ग्लोबल फाइल है, ग्लोबल। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें logrotate.d में मैं जाऊं और मैं इसमें एक फाइल बना रहा हूं mail.conf। यहां पे भी बना रहा हूं एक logrotate के अंदर भी mail.conf। वहां जो mail.conf थी उसमें और यहां जो mail.conf है उसमें फर्क क्या होगा वो जरा देखिएगा। यहां पे जो फाइल है उसके अंदर फर्क ये होगा कि वार के अंदर, लॉग के अंदर जो मेल इन्फो की फाइल है उसमें क्या करो, उसको रोटेट करो। क्या करो, रोटेट करो। कितना, 30 डेज तक। उसके बाद रोज क्या करना, कंप्रेस कर देना। एक बन जाए एक दिन की, उसके बाद कंप्रेस कर दो। और क्या क्या ऑप्शन यहां पर हो सकते हैं, अब मुझे ये बात
याद नहीं कि इसमें क्या लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या करूंगा, अपनी मशीन पे गया और उसको बोला मैन करो लॉग ROTAT, लॉग रोटेट का मैनुअल दो मुझे, सर ने बताया था भूल गया, मैनुअल दो, और इसमें मुझे ले जाओ एग्जाम्पल्स पे, एग्जाम्पल्स नहीं एग्जाम्पल्स, मैंने कहा थोड़ा सा नीचे आ जाओ भाई, कह रहा ये बोला यहां से ये उठाओ, तुम्हें क्या करना है, वार लॉग की मैसेज को रोटेट करना है 5 दिन तक, वीकली करना है। रोटेट 5 का मतलब है कि पांच फाइलें रखेगा, 5 फाइलों के बाद छठी जो फाइल होगी उसको रिमूव कर देगा। फिर लिखा हुआ है वीकली, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, डेली नहीं लिखा, बोला रोटेट करने के बाद डेली का मतलब है डेली उसको आपने एक फाइल बनानी है आज की, उसके बाद आपने उसको चेंज कर देना है, कल की अलग होगी, परसों की अलग होगी, ये चीज। रोटेट 30 का मतलब है 30 दिन तक फाइलें रखना, उसके बाद 31 में जो दिन होगा उसकी फाइल जो है वो डिस्कार्ड कर देना। कंप्रेस का मतलब है कि जो मेन फाइल है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो पुरानी फाइलें होंगी उनको कंप्रेस करके रखना। फिर वहां पे आ गया वापस यहाँ पे, और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन मैं यहाँ पे बता सकता हूं, लेकिन ये जो 3-4 ऑप्शन मैंने दिए उन 3-4 ऑप्शन से मेरा काम बन जाएगा। एक और चीज जो उसने मुझे बताई है, वो उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें पुरानी लॉग्स को किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में रखना है तो वो भी बता सकते हो आप यहाँ पे कि पुरानी के लिए कौन सी डायरेक्टरी हो, ओल्ड लॉग्स के लिए कौन सी डायरेक्टरी हो, वो भी उसने बता दी, ऐसा भी कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, एग्जाम्पल के अंदर आप इस तरह से दे सकते हैं। अब आपने सोचा कि यार ये जो सर ने रोटेट वाली बात बताई थी ये हजम नहीं हो रही, रोटेट का क्या मतलब है, आपने स्पेसिफिक किसी एक को भी देखना है, तो आपने रोटेट के ऊपर गए और एन प्रेस किया, रोटेट इस वाली पोर्शन में जब आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। MNOPQR, जल्दी आ जाओ, अब आने वाला है, ये आ गया रोटेट काउंट। क्या मतलब है इसका, सर ने बताया था कि रोटेट के अंदर अगर आपने काउंट बता दिया तो क्या कह रहा है वो, सही है। और आप उसमें साइज भी बता सकते हैं कि मेल का लॉग का साइज अगर 1 MB हो जाए, 5 MB हो जाए, 10 MB हो जाए, तो आप उसको जो है वो रोटेट कर सकते हैं। अगर जो है वो लॉग का साइज बढ़ जाए तो, अरे यार मैं भी जो है ना वो, तो रोटेट का साइज जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। कैसे करेंगे ये काम आप, और किस फाइल में जाके करेंगे, ये वो फाइल है। अब मैंने इसको बता दिया कि रोटेट करना है डेली, और जो बच जाए उसको, जो बच नहीं जाए सॉरी, जो ओल्ड हो जाए उनको कंप्रेस कर देना, और यहाँ पे जाके मैंने ये बंद कर दिया। ऐसे कर दें या वैसे कर दें एक ही बात है, और आपने ऐसे कर दिया। और अगर आप ये चाहते हैं और भी उसमें कोई पैरामीटर देना तो आप पैरामीटर दे सकते हैं। मैंने WQ से इसको सेव किया और सेव करके बाहर आ गया। ये आपने मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं की, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें भी ये लिखा होता है कि रोटेट करो वीकली, 4 वीक्स की रखनी है, क्रिएट कर देना नई एम्प्टी लॉग फाइल आफ्टर रोटेटिंग ओल्ड वन। अब ये क्रिएट करने का वर्ड हमने क्या कहीं लिखा है, हमने तो अपनी लॉग फाइल में कहीं नहीं लिखा हुआ, तो क्या कि वो क्रिएट नहीं करेगा, वैसे बाय डिफॉल्ट वो कर देता है। लेकिन अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई मैंने जो अपनी मेल की कॉन्फ बनाई थी उसके अंदर आप जो है वो उसको ये भी कह दो कि भाई क्रिएट कर देना नई, और क्रिएट जो नई करना उसकी परमिशन क्या होगी वो भी बता सकते हो। 7600 किसी और को रीड करने के, उस लॉग को किसी और को रीड करने के राइट्स ना हो। ऐसी 4-5 लाइनें, 10 लाइनें आप और भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप ऑप्शंस क्या देना चाहते हैं। रोटेट करने से पहले प्री रोटेट, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन है कि रोटेट करने से पहले कुछ और भी करना है तो वो भी आप कर दें, तो वो आपको rotate.conf से जो है वो मिल सकती है।
हाँ क्या कह रहे हो? आपने ये जो 600 दिया, हाँ ये कल जो आपने मुझे कहा था मैं आपसे पूछूंगा कि वही है? नहीं ये मुझे तो ये भी आती है कि मैंने तुमसे कल क्या पूछने को कहा था। अच्छा बस सही है। और एक रोटेट कर दिया आपने। और एक चीज, अब ये जो सारी लॉग्स हैं, सारी लॉग्स, इनको लॉग में से निकालना है तो आप ग्रैब करते हो -i, एरर निकाल दो मुझे कहाँ से, वार लॉग मैसेजेस में से एरर निकाल दो, एरर आ जाएंगे। आई का मतलब है इग्नोर केस। आप कहते हो मुझे वार्निंग्स निकाल दो, वार्न लिख के आप इंटर कर दें तो वो आपको वार्निंग निकाल देगा। ठीक है, आई लिखा है इसका मतलब है स्मॉल और कैपिटल, ये आपको इस तरह निकाल के देता है। लेकिन हम जिस चीज को कहते हैं कि आपने फॉलो करना है वो है जर्नल सीटीएल। जर्नल सीटीएल में किस तरह के ऑप्शन होते हैं, वो मैं आपको मैनुअल से दिखा रहा हूं। कंट्रोल F JOURNAL जर्नल। और मैंने इसको थोड़ा सा साइज जो है वो इसका छोटा किया और उसको बोला मुझे जर्नल के नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंचा दो। वैसे तो मैं हेल्प भी ले सकता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे जाके आपको जो चीज़ दिखानी है वो मैं लेके आ गया वहाँ पे भाई। देखें कुछ जगहों पे लिखा भी है वो, ये आ गया ऑप्शन। क्या दिखा रहा हूँ, जर्नल सीटीएल में ऑप्शन क्या है, किसी स्पेसिफिक कमांड, किसी स्पेसिफिक एक्जी, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस आईडी, किसी स्पेसिफिक यूआईडी, किसी स्पेसिफिक यूनिट, ये सारे ऑप्शन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे जर्नल सीटीएल में ये कहना है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ SSHD systemd_unit = मुझे सिर्फ पोस्ट फिक्स, ये एक यूनिट है, इस यूनिट की सिंस टाइम भी दे सकते हैं, मैंने कहा यस्टरडे से अंटिल टुडे और टाइम भी देना है तो मैं टाइम दे सकता हूं 8:30, यस्टरडे अंटिल टुडे 8:30। ये मैंने उसको कह दिया है। इसका मतलब ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि इस वाले पोस्ट फिक्स के और भी दे सकता हूं, -p एरर हो आज सुबह 8:30 बजे तक, क्योंकि 8:30 का मतलब है सुबह 8:30। अगर रात के 8:30 होंगे तो 20:30 कहा, 20:30 तक। 20:30 को तो मैं ऑफिस पहुंच गया था और मैंने मसले को फिक्स कर दिया था। उससे पहले के या कल से लेके, क्योंकि कल जब मैं ऑफिस से जा रहा था उस वक्त भी सब कुछ सही था, इस पोस्ट फिक्स के मुझे एरर दिखा दो। उसमें अगर कोई एरर आया है तो एंटर करूंगा, वो मुझे दिखाएगा कि उसमें ये क्या कह रहा है। आज का तो ये टाइम है। अच्छा ये टाइम तो आया नहीं ना यार, सुबह का 8:30 तो आ गया ना भाई एरर। अगर कोई एरर आया होगा तो वो मुझे दिखाएगा। क्यों भाई, कह रहा है 8:30 भी इनवैलिड है, 8:30 भी इनवैलिड है। बोला अब सही है, नहीं ऐसा कर दो, अब सही है। अब उम्मीद है कि बोला ये 8:30 वाली चीज जो है ना ये सही नहीं है। चलो टुडे करता हूं जरा, फिर देखता हूं क्या आ रहा है। कह रहा है मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। मैंने कहा एरर हटा दो, फिर देखो कोई एंट्री है। बोला मेरे पास फिर भी कोई एंट्री नहीं है। यस्टरडे से अंटिल टुडे तक इस वाले यूनिट की मेरे पास कह रहा है कोई एंट्री नहीं है। तो मैंने उससे पूछा अप टाइम क्या है तुम्हारा। जब भी अप टाइम होगा उस वक्त से लेके अब तक की जो है वो एंट्री होनी चाहिए उसके पास। तो अगर मैं इससे कहता हूं कि यार इसको छोड़ दो और कोई यूनिट बताओ, SSHD ये भी एक यूनिट है, उसकी दिखाओ। क्या कह रहा है, सिंस यस्टरडे। मैंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो ये हटा दो, ये यस्टरडे वाली चीज हटा दो, अब दिखाओ। कह रहा अभी भी कोई एंट्री नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करो ये भी हटा दो, सिर्फ यूनिट लिखो और फिर दिखाओ। कह रहा है मेरे पास एंट्री नहीं है। क्यों नहीं है भाई एंट्री,
किस चीज़ की एंट्री है तुम्हारे पास? हाँ, मारिया डीबी इसकी एंट्री है। यार मैं मारिया का ए क्यों भूल जाता हूँ? कह रहा है मेरे पास इसकी भी एंट्री नहीं है। तो मैंने कहा सिंपल लिखो -u, अब लगाओ जरा। हाँ, कह रहा है इसको तुम सही नहीं लिख रहे भाई। अगर तुम सही जनरल सीटेल की एंट्री लिखो तो मैं तुम्हें जो है ना एंट्री सही बता दूं। SSH की एंट्री देखनी है, ऐसे लिखो सिंस -p। SSH के एरर देखने हैं, ऐसे लिखो सिंस यस्टरडे अंटिल टुडे, ऐसे लिखो। मैं तुम्हें SSH के अगर एरर होंगे तो दिखाऊंगा। अगर SSH के एरर नहीं देखने, उसके अलावा कुछ और देखना है, इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो -p info लिखो, मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। तो वो उसने मुझे बता दिया कि लॉग्स स्टार्ट हुई थी संडे को आज और एंड हो रही है संडे को आज। वो ये कह रहा है कि मेरे पास यस्टरडे की लॉग नहीं है, मेरे पास यस्टरडे की लॉग नहीं है। लॉग तो शुरू ही जो है ना वो इस टाइम पे हुई है, तो मेरे पास नहीं है। इस टाइम पे क्यों हुई है? 13:17 पे क्या एक्टिविटी हुई थी? 13:17 पे हमने मशीन को क्रैश किया था, अगर आपको याद हो तो, लास्ट लॉग दिखाने के लिए। तो बोल रहा है मेरे पास तो भाई ये लॉग इस वक्त से इस वक्त तक की हैं और उसमें उस वक्त उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरह आपके पास ये ऑप्शन है। किसी स्पेसिफिक यूजर की लॉग देखनी है आपने यहाँ पे लिखना है। किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की देखनी है, वो आप सब देख सकते हैं। मैंने लिखा UID = 1001। किसी स्पेसिफिक यूजर की इंफॉर्मेशन देखनी है, आपने UID लिखा। क्या कह रहा है? फेल टू पर्स टाइम स्टैम्प ID, शायद उसमें = नहीं लगेगा, नहीं सॉरी, शायद उसमें ये वाला लगेगा, वो नहीं लगेगा। अब चेक करते हैं। कह रहा है उसकी मेरे पास एंट्रीज नहीं है, उस यूजर की मेरे पास एंट्रीज नहीं है। अगर एंट्रीज होती तो मैं आपको दिखा देता। मैंने कहा इस यूजर को अगर मैं, ताहिर को अगर मैं लॉग करूं, 1 2 3 लगाऊं, तुम उसको लॉग इन कर रहे हो और अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास एंट्रीज हैं, तो वो कह रहा है मेरे पास अभी भी नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं उसको, ताहिर को जो है वो लिखूं और उसकी गलत पासवर्ड दूं, तो तुम्हारे पास उसकी एंट्री है? तो उसने कहा मेरे पास उसकी एंट्री, बोला मेरे पास उसकी एंट्री नहीं आ रही। और अगर आप लाइव देखना चाहते हैं, यस्टरडे और टुडे वाली चीज नहीं देखना चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि उसकी मैं लाइव एंट्री देखूं, तो आप इसमें भी जनरल CTL -f, इस यूजर की लाइव एंट्री देखनी है। लाइव ये आप फॉलो करेगी। अगर आप उस यूजर से रिलेटेड कोई काम करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने ताहिर का यूजर नेम डाला, पासवर्ड गलत डाला, फिर ताहिर का यूजर नेम डाला और पासवर्ड फिर सही डाल दिया, फिर 2 दफा गलत डाला है, कुछ एंट्रीज आई हैं क्या? वहाँ पे चेक करते हैं। कह रहा है भाई मेरे पास तो इस यूजर की कोई एंट्री नहीं आई, UID 1001 की कोई एंट्री नहीं आई। मैंने कहा अच्छा भाई, दोबारा जाओ, ताहिर का यूजर नेम सही डालो, 1 2 3 उसका पासवर्ड सही डालो, सुडो करके यूजर को डिलीट करने की कोशिश करो, 1 2 3 उसका पासवर्ड डालो और फिर चेक करो आके क्या मेरे पास कोई एंट्री आई है। इसका मतलब ये है, वो ये कह रहा है कि भाई ताहिर की UID के अंदर आपके पास जनरल CTL में कोई एंट्री नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही भाई? हाँ नहीं वो तो एक अलग है। जनरल CTL -f, UID 1000। मैंने कहा ये हटा के देखता हूँ, = फिर कुछ आ रहा है? नहीं, कह रहा है भाई यार आती तो ऐसी है, क्यों नहीं आ रही भाई? सर वो अंडरस्कोर को हटा के पूरी। अच्छा, ताहिर का UID वही है या कुछ और है? ID ताहिर सही तो है, आनी चाहिए। हाँ ऐसे ही है। UID का सेंटेक्स इन्होंने कहा देख लें। मैंने कहा जर्नल CTL में जाओ, जर्नल CTL में जाओ, मैन करो और /UID कैसे देते हैं वो देख लो। /UID कैसे देते हैं, ऐसा नहीं करो यार। अच्छा मैं ये पूरा लिख देता हूँ ना, हाँ उसके चक्कर में नहीं पड़ता ना, मैं ऐसा लिख देता हूँ --user = ताहिर। ये भी तो एक ऑप्शन है मेरे पास। अब चेक करता हूँ। कह रहा है यूजर को 1001
मैन JOURNALCTL मैन किया, स्लैश करके एग्जाम्पल्स पे गया और एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है भाई, systemd_unit, मैंने शायद डैश लगाया था, शायद मुझे याद नहीं है, वो बता दिया उसने। प्रोसेस आईडी से देखना है वो बता दिया उसने, ऐसे देख सकते हैं। और स्क्रॉल करके नीचे आए, ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शन बता रहा है। यूज़र का बता रहा है -U अपाची। अगर किसी यूज़र का देखना है तो आप इस तरह नाम लिखें और बता दें। तो मैं अगर किसी यूज़र का देखना चाह रहा हूँ तो -FUTAHIR ताहिर चेक करते हैं। और अब ताहिर को चेक करते हैं कि ताहिर अगर कोई गड़बड़ वाला काम करता है तो 1 2 3 वो रिपोर्ट आती है, नहीं आती, दे नहीं रहा है ऐसे। यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको देना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे दे नहीं रहा, यूज़र ताहिर से रिलेटेड। और मैंने Ctrl+C किया और मैंने उसको कहा कि _UID = 1001। और अब एक दफ़ा फिर ट्राई कर लेता हूँ, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया। दे नहीं रहा, वैसे देना चाहिए उसको। जनरल CTL -F में UID 1001 उसको देना चाहिए। तो वारलॉग सिक्योर में देखें, टेल F वारलॉग सिक्योर में ये आ रहा, वारलॉग सिक्योर में आ रहा है। ये हो सकता है कि वारलॉग सिक्योर जो है ना वो मेरे पास जनरल CTL को भेजने के बजाय, क्योंकि ये वही भेज रही है उसको, ये उसको भेजने के बजाय ये वहाँ पे भेज रही है। कहाँ पे भेज रही है? रिमोट पे। हो सकता है उसका कोई वो हो, लेकिन वो हमें चेक करना पड़ेगा, वो उसकी वजह से ऐसा कर रही हो। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि ये सारी लॉग्स आपको जनरल CTL के अंदर जो है वो, जो भी लॉग्स आपकी होंगी वो आपको जनरल CTL में मिलेंगी। मैं यहाँ पर एक और काम कर रहा हूँ, अगर आपको वैसे देखना है तो आप जनरल CTL -F कर दें। -F का मतलब ये है, ये देखें मैंने -F कर दिया और अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ वो जनरल CTL में आएगा। ये मैंने यहाँ पे -F किया है। -F का मतलब क्या है? सब कुछ आएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। आया है कुछ? आया तो है यार, आ गया ना, ये देखो आ तो गया। जनरल CTL -F किया, उसने कहा भाई मेरे सिस्टम में कुछ आया। ये लाइव बिल्कुल मैंने कर दिया है इसको मैंने। हाँ, ये किस चीज़ से आया है ये बात देखें ना, ऐसे आ रहा है ये। बोला जनरल CTL में अगर तुम कहोगे ना सूडू की लॉग दिखाओ, तो बोला अब मैं दिखाऊंगा। अब तुम जाओ वहाँ पे और यूज़र को सूडू करो, 1 2 3 पासवर्ड डालो, गलत कोई कमांड चलाओ, 1 2 3 पासवर्ड डालो। अगर ऐसा करोगे तो इसको मैं लॉग के अंदर, ऐसा नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो। वो कह रहा है मैं ऐसे नहीं करूंगा, _systemd_unit = sudo। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब तो आ जाना चाहिए। पता नहीं यार क्या कर रहा है। अगर मैं वैसे फॉलो कर रहा हूं तो ये मुझे शो कर रहा है जनरल CTL में। और जब मैं उसके ऊपर कंडीशन लगा रहा हूं, देखो यहाँ पे जैसे उसने दिया है ना मुझे, ये क्या होता है? ये होता है कि मशीन का नाम। अगर आप इसको ऐसे फॉलो करोगे तो ये मशीन का नाम है और ये उस यूनिट का वो है जिस यूनिट की डिटेल है, और ये ताहिर है, यूज़र नॉट इन सूडोर्स, ये उसने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, ये उसने शो किया है, लेकिन मेरे पास जो है वो कुछ आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। लेकिन खैर वो तो उसकी जो है ना ऑप्शन देखना पड़ेंगे कि किस तरह से वो देख सकते हैं। जनरल CTL का बेनिफिट ये है कि इस जनरल CTL के अंदर आप जो है वो लॉग्स को देखने के लिए इस तरह के ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसका जो यूनिट है, जो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, उसका प्रोसेस आईडी, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस आईडी से आपने लॉग निकालनी है। कैसे देख रहा हूं मैं, ये देखिएगा जरा। सिस्टम CTL स्टेटस SSHD का प्रोसेस का आईडी क्या है? ये उसका प्रोसेस है 1237। मैंने कहा जनरल CTL -F लाइव दिखाना, माइनस क्या
PID इज इक्वल टू 1237। ये मैंने उसको कह दिया है और मैंने उसको ये भी कह दिया -P एरर। इसके जो एरर्स हों वो मुझे दिखाना, इसके जो एरर्स हों वो मुझे दिखाना। अब ये कहने के बाद मैं यहां गया और इसकी जो फाइल थी mv/etc/sshd_config वो मैंने OPT में मूव कर दी। जब मूव कर दी और सिस्टम CTL रीस्टार्ट करूंगा SSHD तो उसमें क्या होगा, एरर ही आएगा ना। उसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ही मूव कर दी तो उसमें एरर ही आएगा ना, नहीं चलेगी। जब नहीं चलेगी तो यहां पे कुछ एरर आया है? अभी तक तो नहीं आया। मैंने कहा ये हटा दो भाई, ये हटा दो। जब हटा दो तो उसने मुझे मैसेज दिया रिसीव सिग्नल 15 टर्मिनेटिंग, सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 22। उसको कोई मसला हो गया और वो उस प्रोसेस आईडी के ऊपर लिसन उसने नहीं किया। मैं दोबारा गया और मैंने MV से OPT से SSHD की फाइल को मूव करके ETC में SSH में रख दिया और सर्विस फिर रिस्टार्ट की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, लॉग में कुछ आया? आ जाएगा, आ जाएगा। अब ऐसा नहीं करो यार। प्रोसेस का आईडी क्या है? 1237। क्यों नहीं आया? हो सकता है कि उसका प्रोसेस का आईडी जो है वो चेंज हो गया हो, इसलिए नहीं आया। 12842 हो गया है। अगर मैं 12842 का सर्च करूंगा तो वो मुझे दिखाएगा 12842, तो मुझे दिखाएगा उसके बारे में कि जनाब ये कुछ चलना शुरू हो गया है। तो किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड आपको किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है, आप उसके प्रोसेस को लगा के रख सकते हैं। ये आपको rsyslog या syslog की फैसिलिटीज, लॉगिंग की फैसिलिटीज आपको इस तरह के ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करती थी। अगर आपने कम्बिनेशन बना के रखना है तो वो, जैसे मैंने P करके एरर लिख रहा था, तो वो फिर एरर आपको जिस तरह मैं लिख रहा था, अगर वो इससे रिलेटेड, इस प्रोसेस से रिलेटेड कोई एरर होगा तो वो आपको शो करेगा। एक चीज आपको यहाँ दिखा रहा हूं, मैंने किल किया प्रोसेस को 12842 और देखते हैं वहां पे क्या मैसेज आता है। कुछ आता है या नहीं आता? देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे ये कहे कि रिसीव सिग्नल 15 टर्मिनेटिंग, उसने नहीं दिया, उसने मुझे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अभी देगा, अभी देगा। क्या नंबर है? 12964। यहाँ देखें 12964, 12964। हाँ, वो तो चेंज होगी ना हर दफ़ा। अभी आ रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ गया और मैंने कहा इसको एब्रप्ट शटडाउन करो, एब्रप्ट शटडाउन 1296, सॉरी एब्रप्ट शटडाउन नहीं, नॉर्मल शटडाउन करो। मैं बताता हूँ अभी क्या है ये। 15 लिखा है। अब जब मैं यहाँ आऊँगा तो इसमें लिखा हुआ है रिसीव सिग्नल 15 टर्मिनेटिंग। दो चीज़ें होती है ना, एक चीज़ ये होती है कि आपने यहाँ पे उसको किल करवाया। पहले कैसे किल करवाया था? ये 2 किल कराने के आपके पास सिस्टम थे, और बाद में कैसे किल करवाया? ऐसे वाला। एक में होता है ग्रेसफुली शटडाउन करना, ग्रेसफुली बंद करना किसी एप्लीकेशन को, और एक होता है अब्रप्ट शटडाउन करना, अचानक बंद करना। ये 2 हैं, 9 और 15। आपने सुना होगा, मैं 9 की मिसाल दे रहा हूँ। आपने सुना होगा ना, जब बोरी का वर्ड सुना होगा, बोरी सुना ना? बोरी नहीं सुना? बोरी, अबे यार ऐसी बात तो नहीं करें, कराची में रहते हो, बोरी का नहीं पता आपको? बोरी भाई, बोरी नहीं, बोरी। तो ये किल 9 का मतलब है मैंने बोरी बनवा दी उसकी। अब समझ में आई? हाँ, अब समझ में आई, बोरी बनवा दी उसकी मैंने। तो 9 का मतलब ये है, जब बोरी बनवा दी तो बेचारा जो है वो मारने वाले का नाम भी नहीं बता सकता ना, ठीक है, ना मालूम। अभी ये 15 जो है वो ये बोरी नहीं है, ये बंदा अस्पताल जाते हुए मर रहा है, सही है। तो वो तो जाहिर है नाम बता देगा ना, एम्बुलेंस के ड्राइवर को तो बता ही देगा। तो किल 15 ये है। तो जो मैंने, मजाक की बात है ये, अल्लाह मियाँ बचाए सबको। खैर अब तो हालात भी अच्छे हो गए। खैर, तो रिकॉर्ड हो रहा है ये भी वैसे। तो जनाब ये रिसीव सिग्नल 15 उसको मिला, उसने यहाँ पे लॉग कर दिया कि रिसीव सिग्नल 15 मिल गया। तो
अगर आप कोई भी किसी भी प्रोसेस आईडी से देखना चाहते हैं तो जनरल सीटीएल आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप उसकी प्रोसेस आईडी से देख सकते हैं। इसको मैंने कर दिया जनाब बंद।